तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो उनकी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशंस कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने 2009 का जो है कम्प्लीटली जैक बोर्ड का वो कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया था। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो जैक बोर्ड 2010 में पूछे गए थे। ये आपका केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है। वहाँ पे जो भी 2010 में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें कि अभी तक हमारे चैनल पे 2009 की तो मैंने बात कर ही ली, 2022 जो कि करंट में था उसका यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, 2023 का आपका जो है सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे मिला के आपका जो है अभी तक 3 ईयर्स के 2009, 22 और 23 का आप लोगों को मिल जाएगा। और आज के जो वीडियो हम लोग हैं ये 2010 का, इसमें हम लोग कम्प्लीटली करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एकदम लास्ट तक। पूरा का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को एक ही शॉट में यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आप लोगों के एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों ने चैप्टर्स को पढ़ा होगा। जो भी लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उन लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है आप लोग देख सकते हैं 1 मार्क्स का। यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन ए की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन ए की हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे और धीरे धीरे अच्छे तरीके से सारे सेक्शंस की भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो सारा बात यही है कि आपको वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है और इसमें बहुत ही मज़ा आप लोगों को आने वाला है। तो एकदम बने रहिएगा, एकदम 1.5 से 2 घंटे तक पूरा का पूरा हम लोग वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। एक्चुअली आपका जो एग्जामिनेशन है वो तो 3 आवर्स का होता है, लेकिन वीडियो यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जा सकता है टाइमिंग। तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी इसको हम लोग डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो चलिए बातों को ज़्यादा हम लोग नहीं करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी यहाँ से हेल्प मिल सके। ठीक है, और बस चैनल पे पहली बार विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस तरीके के वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे क्या पूछा गया था कि अरेंज ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पार्टिकल साइज। यहाँ पे जो है ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसके पार्टिकल साइज के आधार पे यहाँ पे आपको लगाना है। ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। तो अभी के सिलेबस में ये चीज़ तो यहाँ पे आपका जो क्लास 12 से इसको रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम जो आपका सरफेस केमिस्ट्री था वहाँ से ये क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिनके भी सिलेबस में अगर सरफेस केमिस्ट्री है तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। तो अगर बात हम लोग करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन का, तो इसमें से जो आपका सस्पेंशन है उसका जो पार्टिकल साइज है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसा कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा उससे लेकर कम तक। तो सस्पेंशन यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ गया। उसके बाद यहाँ पे कोलोइडल सॉल्यूशन का नंबर आ जाता है। सस्पेंशन के बाद हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन आता है। फिर लास्ट जो हमारा सबसे कम होता है वो आपका ट्रू सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैक्सिमम यहाँ पे हम लोग जो है पार्टिकल साइज का बात करें इनमें से, तो सस्पेंशन का सबसे ज़्यादा है। और अगर मिनिमम का बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन का आपका सबसे ज़्यादा आ जाएगा और मॉडरेट में आपका कोलोइडल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगर इसका साइज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे साइज़ भी आप लोगों को दिखाया गया है नैनोमीटर में। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका साइज़ 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहता है। वहीं पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन का भी साइज़ दिया है, सस्पेंशन का भी साइज़ यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ओवरऑल हमारा जो यहाँ पे आंसर की बात हम लोग करेंगे तो ये आंसर हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस ऑर्डर में हमारा लग जाएगा। यहीं पे इसका पार्टिकल साइज को भी मैंने इंडिकेट कर दिया है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात की गई है। इसमें पूछा गया था कि गिव द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका यूनिट आप लोगों से पूछा गया था। तो जैसा कि आपको पता ही है, रेट ऑफ जो रिएक्शन का जो रेट होता है उसका यूनिट कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है मोल पर लीटर पर टाइम, या फिर इसको हम लोग पर सेकेंड भी बोल सकते थे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड भी इसको बोल सकते थे, या फिर यहाँ पे टाइम हम लोग ले लिए क्योंकि कभी सेकेंड में पूछ दिया जा सकता है, कभी आवर्स में। तो जनरली हम लोग ये चीज़ चलते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड में। ठीक है,
चलिए, तो ये आपका हो गया जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट था, मोल पर लीटर पर टाइम या फिर पर सेकेंड। इसको हम लोग जनरली आप लिखिएगा एग्जामिनेशन में मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बस इतना ही लिखना है आप लोगों को। अगला यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ऑफ द मेटल एटम, जो मेटल एटम है उसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। इन द कॉम्प्लेक्स साल्ट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साल्ट जो आपका दिया गया कुछ इस तरीके से, तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है मेटल एटम का। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग जानते हैं कि जितना लिगेंड वहाँ पे मेटल को डोनेट करता है, और जितना साइड से आपका बोल सकते हैं उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो कॉम्प्लेक्स आपका दिया है, अगर इसका हम लोग फिगर की बात करें तो सबसे पहले आप लोग फिगर देख लीजिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिगर जो है इसका बनाया गया है। तो इसमें हम लोग देखें तो ये बीच में हमारा मेटल कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मेटल हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट है, ये सारा का सारा हमारा लिगेंड, और ये बाहर में कुछ इस तरीके से दिया है। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो कोबाल्ट बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ये अंदर में जो लिगेंड्स जो मेटल एटम को सराउंड करते हैं उसको आपस में उससे अपने आप को जोड़ते हैं, मतलब बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वही हमारा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर आता है। जबकि ये जो आपका बाहर में Cl2 दिख रहा है वो चीज़ वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो जिसके कारण अगर कोबाल्ट सबसे पहले यहाँ पे मेटल एटम है, ये चीज़ हम लोग देखें। अब NH3 जो है यहाँ पे वो 4 है, तो एक NH3 हम लोगों ने इधर लगाया, 2 3 और 4, एक वहीं पे देखें H2O भी है तो H2O हम लोगों ने लगाया, क्लोरीन है तो क्लोरीन भी हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका अगर जब चारों तरफ से जो भी लिगेंड वहाँ पे उसका डोनेट करता है उस मेटल एटम को, तो वही आपका हो जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल हमारा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, क्योंकि इस मेटल एटम को जो है आपका 1 2 3 4 5 6 लिगेंड्स यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे उसको जो है अपना इलेक्ट्रॉन से उसको बेसिकली बॉन्ड उसके साथ बना रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसलिए इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर से। चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इसमें पूछा गया था कि गिव द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्वस NH3। जो ये NH3 है वो एक्वस यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, ओवर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है इसका एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे एक्वस हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो ये पूछा है कि जो NH3 एक्वस और उसका जब रिएक्शन हम लोग कॉपर सल्फेट एक्वस के साथ करेंगे तो जो बनेगा केमिकल वहाँ पे बनेगा बेसिकली प्रोडक्ट हमारा, उसका हम लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखना है, मतलब उसका पूरा का पूरा इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ये आंसर हमारा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्वस CuSO4 है वो NH3 के साथ, यहाँ पे एक्वस NH3 के साथ रिएक्शन जब करेगा तो कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स इस टाइप से यहाँ पे बन जाएगा, जो कि यहाँ पे ये ब्लू कलर का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यही आपका जो यहाँ पे इक्वेशन इसका पूरा का पूरा पूछा था। तो CuSO4 NH3 इसको लिखें, क्योंकि नाम इसका क्या होता है, NH3 यहाँ पे दिया भी गया, वैसे भी कॉपर सल्फेट का सिर्फ हम लोग देखें CuSO4। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेसिक सा है ये एडिशन प्रोडक्ट आपका देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे कंप्लीट करने दिया गया था, जो कि अभी आपके इनऑर्गेनिक में थोड़ा इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है, क्योंकि ये सारा का सारा आपका जो है बेसिकली हम लोग देखते थे P ब्लॉक है, S ब्लॉक है, इन सभी से यहाँ पे जो है कंबाइन करके ये सारे क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो उन सभी को तो अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो बाकी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था उसको तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था कुछ इस तरीके से कि राइट द IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जो यहाँ पे कंपाउंड आपका दिया है उसका IPSC नेम आपको बोला है, तो IPSC नेम यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से इसका नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसका जो है देखेंगे ये हमारा किस टाइप का है, ठीक है। तो ये हमारा जो है एस्टर, आपको एस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एस्टर का ही कंपाउंड ये चीज़ देखने को मिला है, जिसको हम लोग अल्काइल अल्कानोइड के रूप में लिखते थे, ठीक है। तो जिसमें से आपका जो है कुछ इस तरीके से अगर इसका हम लोग जनरल देखेंगे तो यहाँ पे होता था RCO, बेसिकली O है, फिर O और कुछ इस तरीके से R, ये चीज़ हम लोग जानते थे। अब यहाँ पे उस तरीके से अगर जब पूछा जाए तो एक तो हमारा ये पूरा का पूरा रहेगा और एक हमारा अल्काइल ग्रुप का चेन रहेगा। एक तो हमारा अल्काइल के रूप में लिखेंगे और एक हमारा लिखेंगे अल्केनोइड के रूप में। तो अल्केनोइड में हमारा अगर यहाँ पे बात किया जाए, अगर इस चीज़ को हम लोग देखें तो एक तरफ तो ये हमारा R हो गया जो कि इथाइल यहाँ पे लग रहा है,
और ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे जिसको इथेनोइड, अल्केनोइड है तो यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पे इथेनोइड के रूप में लिखेंगे। इसमें भी 2 कार्बन था इसलिए यहाँ पे इथाइल के रूप में लिखेंगे। अगर एक ही कार्बन रहता तो मिथाइल इथेनोइड यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते थे, ठीक है। तो इस वे से आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये हमारा ईस्टर मतलब सभी का आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो भी आपके चैप्टर्स में सीक्वेंस से है, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन से, उसका आप लोगों को नेमिंग पता होना चाहिए। अल्कोहल फिनोल ईथर में सारा जो अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है, सभी का पता होना चाहिए। फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पता होना चाहिए और एमीन्स वाला होना चाहिए। तो ये जो आपका 4 चैप्टर है इसी से रिलेटेड आपका जो है जब भी IPSC एग्जाम में अगर इसका नाम पूछेगा तो इन्हीं से यहाँ पे रिलेट करके पूछेगा। तो सभी का आप लोगों को जो अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भले ही ये ईस्टर वगैरह कभी कभी दे दिया जाए, आप पूरा का पूरा अगर 11th में भी आपने ये चीज़ पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आप नेमिंग तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन जनरल कभी कभी उसी तरीके से देता है। लेकिन इन सभी को आप लोगों को मतलब IPSC आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से IPSC नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जनरली यहाँ पे जो जैक बोर्ड है उसका जो भी यहाँ पे कंप्लीट आपका IPSC का एक सीरीज है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ से आपका और भी प्रैक्टिस हो जाएगा IPSC नेम से, जो कि जनरली इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। तो इसमें बेसिकली पूछा गया था कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ NN डाईइथाइल ब्यूटेन 1 एमीन। जो NN डाईइथाइल ब्यूटेन 1 एमीन है उसका हम लोगों को बेसिकली स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब स्ट्रक्चर इसका हम लोगों को ड्रॉ करना था। तो कुछ इस तरीके से अगर देखें तो NN डाईइथाइल जो कि हमारा ब्रांच के रूप में जाएगा, तो मतलब इस नाइट्रोजन से 2 इथाइल ग्रुप कुछ इस तरीके से हमारा अटैच होगा, ये चीज़ आपने पढ़ा ही होगा। और कुछ इस तरीके से ब्यूटेन 1 एमीन है, मतलब यहाँ जो एक ग्रुप है ये हमारा एमीन की तरह बिहेव कर रहा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा एक R, देखिए आपने पढ़ा होगा एमीन किस तरीके से RNH2 के रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो R में अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो एक ग्रुप यहाँ पे R की तरफ दिखा रहा है और नाइट्रोजन हमारा बीच में, और जो 2 हाइड्रोजन था उसके जगह पे CH2 और कुछ इस तरीके से ये हमारा बेसिकली इथाइल CH2 CH3 वाला आ जा रहा है, ठीक है। तो मान के चलें अगर तो ये पूरा का पूरा हम लोगों को अगर R ग्रुप माने और इसको अगर हाइड्रोजन और कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन, तब हमारा ये पूरा का पूरा एमीन के रूप में देखने को मिल रहा है। ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो वहीं से सबसे पहले अगर हम लोग जो भी ब्रांच का है तो इस टाइप का जब आता है तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं NN। तो NN यूज किए, ये हमारा इथाइल है तो इसलिए NN डाईइथाइल है, 2 इथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से इधर से हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में तो हमारा एमीन है इसलिए इधर से हम लोग काउंट किए, तो फर्स्ट में एमीन और ये 4 कार्बन का चेन है, इसके कारण हमारे यहाँ पे हो गया ब्यूटेन, और 1 में एमीन है इसलिए ब्यूटेन 1 एमीन। तो इस तरीके से तोड़ के इन चीज़ों को हम लोगों को समझना होता है। तो अपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से इस वे से हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हमारा किसका हो गया, NN डाईइथाइल ब्यूटेन 1 एमीन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन रहता तो हमारा क्या हो जाता N इथाइल और कुछ इस तरीके से जो हमारा ब्यूटेन 1 एमीन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से और भी हम लोग इसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग जो है अब यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या बेसिकली पूछा गया था कि राइट अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयोडाइड आयन जो है रिप्लेसेस डाइजोनियम ग्रुप इन अ डाइजोनियम साल्ट। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हम लोगों को लिखना था जिसमें से जो आयोडाइड आयन हमारा है बेसिकली जहाँ पर आयोडीन लगा हुआ रहेगा तो वो क्या करेगा, डाइजोनियम ग्रुप में उसका जो भी डाइजोनियम साल्ट में है उसका डाइजोनियम ग्रुप को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब आयोडीन का वहाँ पे इंट्रोडक्शन सीधा सिंपल ये इन्होंने पूछ लिया है। तो वही चीज़ हम लोग लिखे हैं कि व्हेन द डाइजोनियम साल्ट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम आयोडाइड, जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे तो आयोडो बेंजीन में चेंज हो जाएगा। मतलब सीधा सिंपल यही यहाँ पे जो है रिएक्शन कह रहा है कि हम लोगों को जो डाइजोनियम साल्ट था उससे हम लोगों को आयोडो बेंजीन का इंट्रोडक्शन कराना है, वहाँ पे आयोडाइड आयन उससे रिप्लेस करेगा डाइजोनियम ग्रुप में, ठीक है। तो वही चीज़ कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए हमारा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करें तो कुछ इस तरीके से आयोडीन का एक्सचेंज यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आयोडो बेंजीन बन गया, KCl और N2 यहाँ पे साइड प्रोडक्ट के रूप में आ गया। तो यही ये सिंपल सा ये बेसिकली जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आयोडो बेंजीन बनाने वाला कन्वर्जन के बारे में ही यहाँ पे बात किया जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर वहाँ पे होना था,
ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आप लोगों के लिए, क्योंकि देख सकते हैं आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है एक्सप्लेन वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। मतलब जो विटामिन सी है उसको बॉडी में स्टोर क्यों नहीं किया जा सकता, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि विटामिन सी इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन। आपको पता है कि जो विटामिन सी होता है वो कैसा विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, विच इज़ ग्रुप्ड टुगेदर विथ वाटर, जो कि क्या करता है वाटर के साथ जो है रिएक्शन कर लेता है, मतलब अटैच हो जाता है। दिस विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। और इस टाइप का जो ये जो विटामिन है उसको हम लोग रेगुलरली डाइट में जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं, बिकॉज दे आर रीडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, क्योंकि यह जो होता है वो हमारा यूरिन से जो है एक्सक्रीटली मतलब वहाँ पे वापस जो है हम लोगों को निकल जाता है। एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, और बॉडी में यहाँ पे हमारा जो है क्या होता है, हाँ वहाँ पे स्टोर नहीं होता, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। तो ये किसी भी चीज़ में जो उसका वाटर से रिलेट करता है उसमें जाके क्या होता है, उसमें मिक्स हो जाता है, जिसके कारण जो हम लोग यूरिन से इसको जो हम लोग रेगुलरली करते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पे शरीर से हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस कारण से ही यहाँ पे विटामिन सी को हम लोग जो है स्टोर नहीं कर सकते थे बॉडी में। सीधा सिंपल बात है कि ये जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यह जो होता है वाटर के साथ ग्रुप्ड हो जाता है, जो हम लोग पानी पीते हैं उसके साथ वहाँ पे जाके मिल जाता है और हमारे यूरिन से जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बॉडी में स्टोर नहीं रहता। बस इतना सिंपल सा ही यहाँ पे बात करना था। ठीक है, मेजर आपका यही है कि विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जिसके कारण वो हमारे वाटर के साथ जो है ग्रुप बना लेता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलेगा यहाँ पे सेक्शन बी की तरफ, जो कि है 2 मार्क्स का। इसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो 2 मार्क्स का भी यहाँ से आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें बोला गया था कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है, इसको यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरीके से इथाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक AgCl सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन के तब क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा था। तो जब भी हम लोग इथाइल क्लोराइड आपने पढ़ा होगा RX में आपका हमारा जो RCl है, इसको जब ये जो हमारा अल्कोहलिक AgCl इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट बनता है, मतलब RNC वाला यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बेसिकली बन जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इथाइल क्लोराइड को जब हम लोग अल्कोहलिक जो हमारा AgCl है उसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा और AgCl आपका कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका कंप्लीट रिएक्शन था। अगला यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि जब C6H5Cl को कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा। तो C6H5Cl को हम लोग इस तरीके से क्लोरोबेंजीन बोलते हैं, इस तरीके से हमारा हो गया। इसको जब कॉन्क HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है नाइट्रेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रेशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें से 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली मिलता है, क्योंकि यह जो होता है वो कुछ इस तरीके से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन का बात अगर किया जाए तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब एक बार आपका NO2 जो है नाइट्रेशन के कारण ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। वहीं पे जो आपका कुछ इस तरीके से अगर ऑर्थो की बात किया जाए तो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और वहीं पे पैरा वाला जो है वो मेजर होगा। अगर आप एग्जामिनेशन में अगर इसको भूल भी जाते हो, अगर इसको कम से कम लिख देते हो तो आपका मार्क्स जो है मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये पूरा का पूरा रिएक्शन को अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अगर नाम दिया जाए तो यहाँ पे क्या 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 में क्लोरो 2 में नाइट्रो और कुछ इस तरीके से बेंजीन हमारा चलेगा, इधर से काउंट करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे इसी तरीके से 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यही यहाँ पे इसका था, यहाँ पे कंप्लीट करना रिएक्शन को। अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, वही रिएक्शन को कंप्लीट करने वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, अल्कीन को HI के साथ वही HX के साथ जो रिएक्शन होता है उसी में X की जगह पे हमारा क्या है, आयोडीन है। ठीक है, तो अल्कीन ये कैसा अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, UA से मैं लिख दे रहा हूँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन को HI के साथ जब रिएक्शन किया जाएगा तो क्या बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। तो कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड तो हमारा सिंगल में कन्वर्ट होगा और एक तो H जाके जुड़ेगा और एक तो हमारा आयोडीन जाके जुड़ेगा। तो इसमें से इसका जो पॉसिबिलिटी है
वो दो तरीके का पॉसिबिलिटी आपका बेसिकली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एक तो आप कार्बोकेटाइन के हेल्प से आप समझा सकते हैं। अगर उस हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो आयोडीन हमारा यहाँ पे फर्स्ट में ही जाके जुड़ा है, जिसके कारण यहाँ पे ये 1 डिग्री, क्योंकि मान लीजिए इसको अगर आयोडीन को हटाते हैं हम लोग तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। वहीं पे जो सेकेंड हमारा ये रिएक्शन है, इसको अगर यहाँ पे आयोडीन को हटाएंगे तो यहाँ पे जो है 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन देखने को हमको मिले। तो जिसके कारण हमारा क्या होता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसके कारण ही ये हमारा मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम लोग समझा सकते थे। तो यहाँ पे हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा कुछ इस तरीके से, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड नंबर वाला कार्बन यहाँ पे आयोडीन लगा है, मतलब 2 आयोडोप्रोपेन इसका नाम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 2 आयोडोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन का चेन है तो 2 आयोडोप्रोपेन इसका नाम होगा और वही हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली इसका जो है आप लोगों को करना था, मतलब लिखना दोनों था लेकिन यहाँ पे मेजर बेसिकली ये हमारा बनेगा, जो कि यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉलो करते हुए वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, वहीं पे अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे अल्किन फिर से दिया गया, इसको HBr के साथ रिएक्शन और पेरोक्साइड। तो ऐसा जब भी यहाँ पे आपका होता है, ये तो आपका ऊपर वाला मार्कोनी-कॉप रूल उसमें हम लोग लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन नीचे जब भी हमारा जो है HBr ब्रोमीन के लिए जब आता है, ये तो आपका फ्लोरीन क्लोरीन उसके लिए यहाँ पे आ सकता है, आयोडीन हमारा जो भी है उसके लिए आ गया। लेकिन जब HBr का एडिशन हम लोग करेंगे और वहाँ पे पेरोक्साइड जहाँ पर भी आ जाएगा तो वो हमारे एंटी मार्कोनी-कॉप रूल के हिसाब से यहाँ पे चलता है, जिसके कारण एंटी मार्कोनी-कॉप में क्या होता है, हमारा जो हमारा ब्रोमीन होता है वो जहाँ पे ज़्यादा कार्बन है, मतलब ब्रोमीन कहने का सेंस यही है कि यहाँ पे अगर HBr का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए H पॉजिटिव के रूप में है और Br नेगेटिव के रूप में है। तो नेगेटिव पार्ट जो है हमारा वहाँ पे जाएगा, उस हाइड्रोजन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब बेसिकली कह सकते हैं उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है, और पॉजिटिव वाला उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम है। तो ये तो हमारा जो है एंटी मार्कोनी-कॉप रूल के हिसाब से चलता है। लेकिन अगर यहीं पे इसका उल्टा हम लोग बात किया जाए मार्कोनी-कॉप्स रूल का, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो नेगेटिव पार्ट था वो जहाँ पे उस कार्बन पे जाता था जहाँ पे हाइड्रोजन कम था, और जो पॉजिटिव पार्ट था उस कार्बन पे जाता था जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या ज़्यादा है। तो वो हमारा मार्कोनी-कॉप के हिसाब से चलता था। लेकिन जब भी हम लोग, एक तो हम लोग हिंट यहाँ से याद रखते हैं कि पेरोक्साइड का जहाँ पे यूज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ, एंटी मार्कोनी-कॉप्स के रूप से काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला चल गया इस कार्बन के पास और पॉजिटिव वाला यहाँ पे चला गया, जिसके कारण ये हमारा कुछ इस तरीके से 1-ब्रोमो-ब्यूटेन यहाँ पे इसका जो है नाम हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कन्वर्जन के रूप में भी इसका जो है आपके एग्जामिनेशन में दे दिया जा सकता है, यहाँ पे सीधा इसका नाम दे दिया जा सकता है कि इससे हमको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो HBr के साथ हम लोग उसका एडिशन करेंगे, वह भी कैसा, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी-कॉप के हिसाब से। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1-एमीन हो, सॉरी मतलब ब्यूट 1-इन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन देखिए कुछ इस तरीके से अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ब्यूट और 1 और यहाँ पे डबल बॉन्ड के इस तरीके से, मतलब इसको ब्यूटिन भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे या फिर ब्यूट 1-इन यहाँ पे लिखेंगे। तो ब्यूट 1-इन से हम लोगों को अगर हमको कन्वर्ट करना है 1-ब्रोमो-ब्यूटेन, तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसेस होगा कि उसको एडिशन हम लोग करेंगे HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी-कॉप रूल से, तब हमारा ब्यूट 1-इन से या फिर ब्यूटिन से हमारा क्या बनेगा, हाँ 1-ब्रोमो-ब्यूटेन बनेगा। ये कन्वर्जन आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके से दे दिया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तो तरीका कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था कि स्टेट हेनरीज लॉ रिलेटिंग टू सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, हेनरी लॉ को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, उसको डिफाइन करना था। रिलेट करता है जो कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में, ये चीज़ तो आपको पता है। एंड मेंशन 2 एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ या फिर ऑफ दिस लॉ, इस लॉ का यहाँ पे 2 एप्लीकेशन भी आप लोगों को जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग हेनरीज लॉ क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से सारा बात यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सबसे स्टैंडर्ड जो है डेफिनेशन यहाँ पे, क्योंकि हेनरीज लॉ का 2 डेफिनेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है जो सबसे स्टैंडर्ड है जो अभी के यूजफुल में आएगा आपके लिए, डायरेक्ट उसी को आप लोग यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हेनरीज लॉ हमारा क्या होता है, कहता था पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। जो पार्शियल प्रेशर होता है किसका, गैस का वेपर फेज में, जिसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल या फिर बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। देख लीजिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जिसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं इन द सॉल्यूशन।
कहता है जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का सॉल्यूशन में। यही हमारा जो है हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट था। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज, तो यही जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा गया उसी को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि P हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x का, x हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन, P हमारा पार्शियल प्रेशर जो है वेपर फेज में, वो चीज़ वहाँ पे दिखाया गया है। तो P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x का। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो P इक्वल टू हो जाता है क्या, KH यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और x यहाँ पे इनटू में हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। जब भी हेनरीज लॉ आपका एग्जामिनेशन में आए एकदम इसी फॉर्मेट में, किस तरीके से मैंने स्टार्टिंग किया है, इसमें यही चीज़ है कि लैंग्वेज किस तरीके से आपको लिखना है, इस चीज़ को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस भी किया जा रहा है साथ के साथ, ताकि इसी वे में आप लोगों को लिखना है एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या क्या किसको बोलेंगे वो चीज़ लिखा गया। वेयर P जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये तो हम लोग ऊपर से भी जान चुके हैं। x हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है KH जो हमारा यहाँ पे आया वो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो ये यहाँ पे हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट था। इस तरीके से आपको यहाँ से लेकर पूरा कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन का भी आपका बढ़ेगा, जिसके कारण ही यहाँ पे हमारा जो कुछ इस तरीके से अगर इसका ग्राफ अगर कभी पूछ लिया जाए तो एक तरफ हमारा देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर है, एक तरफ हमारा मोल फ्रैक्शन है, इधर हमारा P है, इधर हमारा x है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये इंक्रीज करता है वैसे वैसे ये भी इधर इंक्रीज कर रहा है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो जिसके कारण यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस टाइप का आपका कर्व देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि कुछ इस तरीके से दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट में वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ भी अगर कभी पूछ लिया जाए तो हेनरीज लॉ का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आपका आता है। एक तरफ इधर पार्शियल प्रेशर रहता है, स्मॉल p से इसको दिखाएंगे, और एक तरफ आपका मोल फ्रैक्शन आता है इधर, ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। मान लीजिए ये यहाँ था तो यहाँ से यहाँ पर ये चीज़ यहाँ ऐसे ऐसे, तो इसी वे में आपका जो है यहाँ पे एक जो है बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, एप्लीकेशन भी इन्होंने पूछा था, तो इसलिए एप्लीकेशन भी लिख देंगे। यहाँ पे 2 एप्लीकेशन पूछा था, मैंने यहाँ पे 3 आप लोगों के लिए दिया, जो भी आप याद रख सके वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो एप्लीकेशन अगर इसका बात किया जाए तो कहता है कि फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इन द डीप सी डाइविंग, समुद्र में आप लोग मतलब डीप जो डाइविंग किया जाता है, जो तैराक लोग होते हैं वो यूज करते हैं, इसमें हेनरीज लॉ का ही काम करता है। जो भी उसका गैस सिलेंडर है तो वहाँ पे हेनरीज लॉ का ही मतलब जो है यूज़ देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, जो भी आपके फेफड़े का काम होता है वो भी वहाँ पे उसमें भी हेनरीज लॉ का ही एप्लीकेशन देखने को मिलता है। एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब अधिक ऊंचाई पर जब हम लोग देखते ही होंगे कि माउंटेन वगैरह में जो है चढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी वहाँ पे जो ऑक्सीजन वगैरह का जो भी गैस का वहाँ पे रूल लगेगा तो वहाँ पर हमारा क्या काम करेगा, हाँ हेनरीज लॉ का जो है एप्लीकेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से 2-3 एप्लीकेशन है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 था, कुछ इस तरीके से आप लोगों को करना था। पहले डेफिनेशन लिखना है, वहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वगैरह जिसको जो भी टर्म है उसको लिख देना है। आप चाहें तो साथ में आप नीचे ग्राफ भी ये जो है कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक तरफ पार्शियल प्रेशर लिखेंगे, एक तरफ मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। भले यहाँ पे HCl का दिया हो या फिर जो भी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो कुछ इस तरीके से सिंपल अपने आप से एक ग्राफ बना सकते हैं। एक तरफ प्रेशर इधर दिखा दीजिएगा, एक तरफ मोल फ्रैक्शन x दिखा दीजिएगा और ग्राफ इस तरीके से खींच देना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन से ही बहुत सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहता है अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक 40 मिनट्स। ठीक है, 40 मिनट का समय लेता है फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% जो है डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होने में जो है ये कितना ले रहा है टाइम, 40 मिनट का ले रहा है। रिएक्शन कैसा है, मतलब ये बेसिकली किस टाइप का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। कहता है कैलकुलेट इट्स टी हाफ वैल्यू, मतलब आधा समय में यह कितना मतलब करेगा, टी हाफ में इसका कितना होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो वही चीज़ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो के का वैल्यू होता है कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2.303, जो आपने इसका हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लो वाला देखते हैं टर्म, वहाँ से ये चीज़ हमारा निकल के आता है। तो k इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.303 अपॉन में t,
और यहाँ पे कुछ इस तरीके से log A/AX, एक तो आपका इनिशियल आपका होता है कंसंट्रेशन और एक हमारा फाइनल होता है। अब यहाँ पे सिंपल सा बात यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि हम लोगों को टी हाफ निकालना है और हमको यहाँ पे ये चीज़ दिया है कि टाइम दिया है 40 मिनट लगता है 30% डिकम्पोजिशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे टी हाफ में हमारा जो ज़रूरत होता है, अगर फॉर्मूले की बात किया जाए तो 0.693 यहाँ पे होता है, अपॉन में होता है के। तो के हम लोगों को ज़रूरत है, इसलिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हुए के का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि टी हाफ निकालने बोला तो उससे हमको के सबसे पहले निकाल के रख लेना पड़ेगा। और के हमारा कैसे निकलता है वो इस फॉर्मूला से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये चीज़ फॉर्मूला लागू होता है, तो ये चीज़ आपको पता होगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया है कि 30% डिकम्पोजिशन दिया है, यहाँ से आपको बात इसका पकड़ना है। ये तो हमारा जो है ए जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे तो हम लोगों को इनिशियल वैसा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन बोला गया है कि 40 मिनट लगता है 30% डिकम्पोजिशन में। मतलब अगर इनिशियल हम लोग 100 मान लेते हैं तो जो हमारा फाइनल आएगा, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से 100 - 30 हो जाएगा। मतलब ए हमारा यहाँ पे इनिशियल वाला है और ए - x हमारा क्या है, फाइनल वाला है कंसंट्रेशन। तो इनिशियल हमारा 100 मान लिए और फाइनल हमारा 30% का डिकम्पोजिशन होता है, तो 100 में 30 घटा दिए और टी का जो वैल्यू यहाँ पे 40 मिनट दिया है, कुछ इस तरीके से 40 यहाँ बैठा दिए। और जब इसको हम लोग फाइनली सॉल्व किए तो 100 में से 30, तो यहाँ पे तो 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/70 कुछ इस तरीके से। तो इसका जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा लॉग को लेते हुए, एक बार आप लोग करके देखिएगा खुद से, तो उसका वैल्यू आपका 0.1549 यहाँ पे आ जाएगा। वहीं पे जो है कुछ इस तरीके से 2.303 ये वाला टर्म तो रहेगा। जब इसको आप लोग गुना भागा सारा आप लोग जब कीजिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा, तो आपका के का वैल्यू कुछ इस तरीके से 8.92 × 10⁻³ पर मिनट में ये चीज़ यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो अभी तो हम लोगों का के निकला। देखिए के निकालने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का हमको बोला था, यहाँ पे रिएक्शन है, इसमें हमको टी हाफ निकालने बोला था। और टी हाफ के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 0.693 अपॉन में होता है के। तो के का वैल्यू तो हमको पहले पता होना चाहिए, तभी तो टी हाफ निकलेगा। तो के लिए भी हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे जान रहे थे, तो यहाँ से हम लोग के निकाल लिए। अब यहाँ पे हम लोग जो है हाफ लाइफ का कैलकुलेशन करेंगे, मतलब टी हाफ का कैलकुलेशन अब हम लोग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से टी हाफ इक्वल टू ये फॉर्मूला में बता दिया। अब तो बस सिंपल है, के का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 77.7 मिनट यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर एग्जामिनेशन में बनाओगे तो एक भी मार्क्स से आपका नहीं कटेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें दिया है आप गिवन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन दैट, जो आपका है टाइम दिया हुआ है 40 मिनट, 30% डिकम्पोजिशन हो रहा है, टी हाफ यहाँ पे निकालना है, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रेट कांस्टेंट के, ठीक है, ऑफ अ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, इसके बारे में पूछा है। इफ़ द कंसंट्रेशन इज मेंशन्ड इन मोल पर लीटर, अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दिया गया है, एंड टाइम इन सेकेंड, कंसंट्रेशन किस में है, मोल पर लीटर में, और टाइम किस में है, सेकेंड में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। तो यूनिट जो है के का पूछा है, रेट कांस्टेंट का। किसके लिए पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा है और जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बस इन्होंने दे दिया कि मोल पर लीटर, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोल पर लीटर में ही हम लोग रखते हैं, टाइम जो यहाँ पे होता है बेसिकली सेकेंड में ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोला ही गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक जनरल जो आपका रिएक्शन है कि मोल पर लीटर का पावर 1 - n, और कुछ इस तरीके से पर सेकेंड यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप अगर टाइम इन्वर्स अगर है तो टाइम की जगह तो हम लोग सेकेंड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, तो टाइम अगर पर सेकेंड हम लोग यूज कर रहे हैं तो फिर से मैं लिख लेता हूँ मोल पर लीटर 1 - n। अब n का वैल्यू यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए बोला है, मतलब n का वैल्यू हम लोग जीरो लगाएंगे। अगर यहाँ पे जीरो लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से मोल पर लीटर और ये पर सेकेंड आएगा, जो कि जीरो ऑर्डर के लिए आ जाएगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर मोल पर लीटर है हमारे पास और 1 - अगर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो n बराबर 1 ले लेंगे, तो 1 हो जाएगा हमारा जीरो, जो कि इसको ओवरऑल पूरा का पूरा क्या कर देगा, जीरो अपने आप में हीरो होता है, सभी को बना देता है 1, और यहाँ पे हो जाएगा पर सेकेंड। तो एक तो हमारा हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड, और एक हमारा सिंपल सा सिर्फ आया गया क्या, पर सेकेंड। तो कुछ इस तरीके से वही चीज़ है, ये हम लोगों का क्या निकला, यूनिट में बताया। अभी यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या होता है इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एक एक करके देख लीजिए, सारा आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा गया है।
तो रेट कांस्टेंट के क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। कहता द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट आपका यूज होगा रिएक्शन में, इज यूनिटी। कहता है रेट केमिकल रिएक्शन का जब मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का यूनिटी होगा तो उसी को हम लोग रेट कांस्टेंट कहेंगे, या फिर इसको और भी नाम से बोला जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी इसको कहा जाता है। मतलब 3 नाम इसका है, एक तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल सकते हैं, और एक तो आपका रेट कांस्टेंट इसको कहा जाता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, कुछ इस तरीके से स्मॉल के आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ तो सारा मैं तो बता ही दिया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो यहाँ पे हो गया यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे हो गया, बस वो आपको ट्रिक याद रखना है। तो यही था रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे जो भी आपका टर्म दिया है मोल पर सेकंड के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, तो कुछ इस तरह से आपको जो है यहाँ पे इसका क्या करना था, यूनिट भी बनाना था। तो कुछ इस तरीके से बस यही काम है। देखिए क्वेश्चन में ही सारा है, तो उस हिसाब से आप लिखते जाइए। पहले रेट कांस्टेंट का हमको डेफिनेशन लिख लेना था, हम लोगों ने अच्छे तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे यूनिट बोला है तो यूनिट रेट कांस्टेंट के का है, जो टर्म दिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख दिए, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर का, तब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का लिख दिए। कभी कभी आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि जीरो ऑर्डर का क्या होता है, तो ये याद रखिए मोल पर। देखिए जब भी रेट कांस्टेंट का अगर आपको यूनिट लिखने बोले तो जो मैंने अभी बताया है, ये जो मोल पर लीटर वाला ट्रिक, ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में रहे। यहाँ पे टाइम, आप टाइम इन्वर्स इसको ले सकते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे टाइम में आपका कुछ भी आ सकता है, सेकेंड आ सकता है, आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, और ये तो हमारा कुछ इस तरीके से चलेगा। एन का वैल्यू यहाँ पे जो भी ऑर्डर रहेगा उस हिसाब से लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग कीजिएगा। कहता व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। क्या होता है जब डी ग्लूकोज जो है कुछ जो यहाँ पे रिएजेंट्स दिया है उसके साथ जब ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट। फर्स्ट आपका है HI के साथ, सेकेंड आपका है HNO3 के साथ। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से डी ग्लूकोज का हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाता है। देख लीजिए फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा डी ग्लूकोज का हमारा सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा। इसको जब HI के साथ हम लोग हीट करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, बस यही काम था। HI के साथ जब रिएक्शन ये होता है तो ये इसको स्ट्रेट चेन में आपका जो है कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे हमारा जो 6 कार्बन का चेन था वो 6 कुछ इस तरीके से नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है कि डी ग्लूकोज को जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या बनेगा। तो क्या बनेगा देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक बार अच्छे से मैं लगा लेता हूँ। ये आपका कुछ इस तरीके से डी ग्लूकोज है, इसको जब HNO3 के साथ करेंगे तो सैकरिक एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और ये कुछ इस तरीके से सैकरिक एसिड का फॉर्मूला। ये सब डायरेक्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो डी ग्लूकोज जब HI के साथ करता है तो हमारा क्या बनाता है, एन हेक्सेन बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन, और HNO3 के साथ करता है तो क्या बनाता है, सैकरिक एसिड बना देता है। स्ट्रक्चर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। और भी बहुत सारे रिएजेंट आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में मैं जो क्वेश्चन बैंक था उसमें भी डिस्कस किया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा जो 2024 अबर जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ है, ठीक है। चलिए उसको भी आप लोग देखिएगा अच्छे तरीके से। तो यही सब क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग कवर कीजिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए, बस टाइम आपका बहुत कम है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन आयोडीन इज ट्रीटेड विथ अल्कोहल एंड अल्कली। क्या होता है जब आयोडीन को हम लोग ट्रीट करते हैं अल्कोहल और अल्कली के साथ। और इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विथ आयोडीन एंड NaOH। देखिए इस तरीके से भी है, यहाँ पे अल्कोहल का वर्ड यूज किया गया इथाइल अल्कोहल, आयोडीन का यूज किया गया NaOH आपका अल्कली के रूप में। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को जो है पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों तरीका इसका लिख दिया कि किस तरीके से लैंग्वेज को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं आप लोग कि एग्जामिनेशन में लैंग्वेज का भी यहाँ पे बात रहता है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए ना तो फिर ये आपके दिमाग से चला जाएगा, अच्छे तरीके से आप नहीं लिख पाइएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चन को हमेशा देखना है कि किससे रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका 2 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होगा जब आयोडीन को हम लोग अल्कोहल और अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, तो हम लोग देखते हैं। कहता है कि व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विथ आयोडीन, जब इथाइल अल्कोहल को हम आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हीट करेंगे, तो यह जो है आयोडो फॉर्म बनाएगा जिसका येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है।
सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, सोडियम आयोडाइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये सारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा कब? जब इथाइल अल्कोहल को हम लोग आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या क्या बनाएगा? आयोडोफॉर्म बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, सोडियम आयोडाइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। इसी का यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन भी लिख दिया है कुछ इस तरीके से। इथाइल अल्कोहल ये है, इसको जब आयोडीन के साथ NaOH के प्रेजेंस में बोल सकते हैं इस तरीके से रिएक्शन किया गया है। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आयोडोफॉर्म जो कि CH3 यहाँ पे होता है, और यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसका नाम सोडियम फॉर्मेट होता है HCOONA। वहीं पे सोडियम आयोडाइड जो कि NaI है, और वाटर कुछ इस तरीके से आपका बना देता है। तो यही होता है जब रिएक्शन हम लोग करते हैं आयोडीन का अल्कोहल और अल्कली के साथ। ठीक है, ये हमारा बीच में अल्कोहल है, सॉरी आयोडीन है, और ये आपका कुछ इस तरीके से अल्कली और यहाँ पे अल्कोहल, तब जाके ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, बस यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इसका ए नंबर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग आंसर करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट हमारा ए है, उसको हम लोग करते हैं। कहता व्हाट हैपेंस व्हेन कंसंट्रेटेड HNO3 इज ट्रीटेड विथ कॉपर। क्या होता है जब कंसंट्रेटेड HNO3 को हम लोग कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, ये चीज़ पूछा गया। तो वही लिखे हैं यहाँ पे कि व्हेन कंसंट्रेटेड HNO3 इज ट्रीटेड विथ कॉपर। जब कंसंट्रेटेड HNO3 को हम लोग कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं, कॉपर मेटल यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इट गिव्स क्यूप्रिक नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वह क्या क्या देता है? क्यूप्रिक नाइट्रेट देता है, नाइट्राइट नहीं नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है और वाटर हम लोगों को देता है। यहाँ पे इसका इक्वेशन भी हम लोगों ने लिखा है कि कॉपर को जब 4HNO3 ये 4 हमारा कैसा है, जब हम लोग बैलेंस किए थे। तो फिर बैलेंस हमेशा जो है आप लोगों को पता ही होगा, क्लास 10 से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, जब भी लिखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो कॉपर को जब हम लोग 4HNO3 कंसनट्रेटेड है, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो इसका जब रिएक्शन यहाँ पे हुआ तो यहाँ से हमारा क्यूप्रिक नाइट्रेट बना, CuNO3 का होल ट्वाइस, NO2 बना और H2O कुछ इस तरीके से बन गया। तो ये 16 का ए नंबर यही पूछा गया था। चलिए अब 16 का बी में हम लोग देखते हैं। तो बी में यहाँ पे पूछा गया था कि सल्फर इन वेपर स्टेट, किसमें? वेपर स्टेट में, एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वाई। जो सल्फर होता है वो वेपर स्टेट में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। तो क्यों दिखाता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। तो क्यों दिखाता है इसको हम लोग देखते हैं। तो लिखा गया है कि इन वेपर स्टेट सल्फर एग्जिस्ट एज H2 मोलिक्यूल। जब भी वेपर स्टेट का बात किया जाएगा तो उसमें क्या होता है, सल्फर जो है H2 मोलिक्यूल में एग्जिबिट करता है, मतलब उसी मोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। मतलब किस तरीके से? H2 के रूप में। कहता है H2 हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए बात यहीं से आ गया, जो H2 आपका है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वहाँ पे शो करने लगता है। कहता है कि H2 हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। अभी कैसे एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, इसी अभी यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को। दस द H2 इज पैरामैग्नेटिक, जिसके कारण ही H2 हमारा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में किस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो जैसा कि आपको सबसे पहले ये चीज़ तो पता होगा, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सल्फर जो आपका होता है कुछ इस तरीके से, उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। मतलब ये हमारा कुछ इस तरीके से आउटर सेल देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 3s2 3p4 में है। तो कुछ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो और इसका जो ऑर्बिटल्स होगा वो 3s का कुछ इस तरीके से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p, उसके बाद हमारा 3d आता है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने अभी खाली रखा है। ठीक है, अभी इसका यूज हम लोग देखेंगे आगे। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में यहाँ पे कुछ इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन में हमारा 2 यहाँ पे अनपेयर्ड देखने को मिल जा रहा है, और यही अनपेयर्ड होने के कारण ही यहाँ पे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारा किस तरीके से था, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए सल्फर कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो पूरा का पूरा हमारा 4 2 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में यहाँ पे हमारा रहता है। इसी से हम लोग देखें। अब यहाँ पे हम लोग इसका जो है ऑर्बिटल डायग्राम, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ऑक्सीजन का जब हम लोग कुछ इस तरीके से, बेसिकली सल्फर का ये बन रहा है, सल्फर 16 का बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक तरफ यहाँ पे सल्फर, इधर सल्फर इस तरीके से रहता है। तो इसका हम लोगों ने क्या किया है, कुछ इस तरीके से जो लास्ट वाला है, कौन वाला, 3s और 3p, इसी का हम लोग बना रहे हैं। बाकी इधर का अभी हम लोग छोड़ दिए हैं। ठीक है, इधर का अभी हम लोग इसको अभी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि फिगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनता है, तो इसलिए लास्ट का जो यहाँ पे है
इसका हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलअप वहाँ पे हो रहा है इसको हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3s का अगर बात किया जाए तो एक तरफ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी यहाँ पे चलेगा, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों तरफ यहाँ पे दिखाएंगे, इधर भी सल्फर इधर पे सल्फर, क्योंकि s2 का बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पता होगा कि अगर s का बात किया जाए तो एक तो सिग्मा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका अगर इधर बनाएंगे तो सिग्मा स्टार उसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो फर्स्ट में जो 3s है उसमें तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेसिकली पहुँच गया, तो ये तो दोनों तरफ यहाँ पे ये फुल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कुछ इस तरीके से, अगर यहाँ पे बात करें 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल मिला के कितना हो गया दोनों का यहाँ पे, क्योंकि 3s में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन भरा होता है। तो एक सल्फर के लिए ऐसा था, तो s2 के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो s2 के लिए एक तरफ इधर हमारा सल्फर के लिए, एक तरफ इधर हमारा सल्फर के लिए, तो इधर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन टोटल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक तो हमारा जो है ऑर्बिटल सिग्मा आता है हमारा एंटी बॉन्डिंग के लिए और सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि टोटल हमारा 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 इधर 2 इधर, तो ये तो हमारा पूरा फुल्ली भर गया। अब हम लोग अगले जो यहाँ पे बढ़ेंगे 3p की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें p में कितना होता है 3 घर होता है कि नहीं, 1 2 3, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है हमारा कुछ इस तरीके से, तो 1 2 3 और 4, अब 2 हमारा ये खाली जा रहा है कुछ इस तरीके से। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने वही चीज़ भरा है, 2 यहाँ पे देख लीजिए, एक एक यहाँ पे खाली जा रहा है, इधर 2 भरे, एक एक खाली जा रहा है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन का अगर बात किया जाए तो हो गया 2 2 4 4 और 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा 8 हो गया। और 3p के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो एक तो हमारा सिग्मा होता है, एक पाई होता है, मतलब 2 पाई होता है, एक पाई इधर एक पाई इधर, और दूसरा जो हमारा एंटी बॉन्डिंग में जाता है वो हमारा सिग्मा स्टार हो जाता है और पाई स्टार कुछ इस तरीके से नीचे आता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग अब इलेक्ट्रॉन का फिलअप अगर करेंगे तो 1 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 2 4 2 6 और 2 8, एक एक जब भी एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो एक एक भरते हैं, तो यहाँ पे हो गया। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे देखने को मिले, तो ये तो पूरा पेयर नहीं है, ये तो पेयर है, ये तो पेयर है, ये तो पेयर। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि जो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में जो पाई ऑर्बिटल्स था उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पूरे तरीके से पेयर नहीं है, जिसके कारण ही यहाँ पे हमारा जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग इससे भी समझ सकते थे यहाँ पे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इसका दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल का यहाँ पे वर्ड, इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का कंप्लीट। अच्छे तरीके से आई होप आप लोगों को समझ में आता जा रहा होगा, ठीक है। और नहीं आ रहा तो थोड़ा एक बार चीज़ों को पीछे कीजिएगा, अगर दोबारा उस चीज़ को सुनिएगा कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। अगला यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये तो खुद ही एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप, प्रत्येक के लिए आप लोगों को 2 एग्जाम्पल भी देना है। तो सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर की हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरीके से। तो नेचुरल पॉलीमर हमारा क्या होता है, कहता है कि अ पॉलीमर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नाम से ही पता चल रहा है नेचर से हम लोगों को ऑब्टेन्ड हो रहा होगा। तो वैसा पॉलीमर जो हम लोगों को नेचर से मिलता है, जैसे कि बात किया जाए प्लांट्स एंड एनिमल्स, कहाँ से, नेचर से मिलता है, प्लांट बोल सकते हैं या फिर एनिमल बोल सकते हैं, उससे जो हम लोगों को पॉलीमर मिलता है उसी को हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। कैसा पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। जैसे कि बात किया जाए स्टार्च का बात किया जाए, सेलुलोज का बात किया जाए, ETC यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है नेचुरल पॉलीमर। 2 एग्जाम्पल्स दिया इच टाइप का, इसलिए 2 यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए, स्टार्च और सेलुलोज। तो ये हमारा नेचुरल पॉलीमर, नेचर से ही पता चल रहा है, नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है। अगला यहाँ पे सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है ये चीज़ पूछा गया है। कहता है कि अ पॉलीमर विच आर मेड मैन मेड, जो कि हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, एंड ऑब्टेन फ्रॉम लेबोरेटरीज, कहाँ पे, लेबोरेटरी, जो प्रयोगशालाएं होती है वहाँ पे उसको तैयार किया जाता है, और उसी को हम लोग सिंथेटिक कहते हैं। सिंथेटिक मतलब खुद से बनाया हुआ, मैन मेडेड, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ, कहाँ पे, लेबोरेटरी में। जैसे कि बात किया जाए पॉलीथीन एग्जाम्पल हो जाएगा, नायलॉन 6 हो जाएगा, तो ये सारा यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, किसका, सिंथेटिक पॉलीमर का। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, लेकिन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इस वे से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग किस पार्ट पे चल रहे हैं देख लेते हैं थोड़ा। ये हमारा जो है सेक्शन बी 2 मार्क्स का ये सारा का सारा चल रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देख लीजिए। ये तो अभी नए जो सिलेबस है उसमें से इस चीज़ को हटा दिया गया, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट से रहता था पहले,
ठीक है, ये चीज़ आप लोग शायद पढ़े ही होंगे चैप्टर को, और नहीं पढ़े तो ये तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं। जिसके सिलेबस में वो चीज़ वो जो पढ़े हैं, ठीक, वो इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये तो 11th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा केमिकल बॉन्डिंग में। कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड गिव द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो कुछ मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है और उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है। क्या क्या है मॉलिक्यूल? फर्स्ट आपका है SF6, दूसरा है आपका XCF2। तो एक एक करके हम लोग दोनों को देखते हैं। तो पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे SF6 का, SF6 कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर और अपॉन में 2 हम लोग बोल सकते हैं, जो भी एस्टेरिक नंबर से आप वहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर SF6 का बात किया जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को जब मिक्स करता है तब हाइब्रिडाइजेशन बनता है। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है वो कैसे आया, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/2 V + M - C + A, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाफ जो होता है, एक तो आपका हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका सेंट्रल एटम होता है उसके लिए, फिर मोनोवैलेंट एटम जो होता है उसका वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, और कुछ इस तरीके से अगर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है तब इस चीज़ों को लगाना है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, तो चाहे तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को हटा सकते हैं, यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे तो V + M/2 हो जाएगा। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है सेंट्रल मेटल का, और जो आपका मोनोवैलेंट एटम है उसका वैलेंसी वहाँ पे जो भी होगा उसके टर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सल्फर आपका जो है सेंट्रल एटम आपका है, तो इसका यहाँ पे अगर बात किया जाए उसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सल्फर में कितना होता है, 6 होता है, तो वहीं पे हम लोगों ने 6 लिख दिया। और जो जितना यहाँ पे क्या हमारा मोनोवैलेंट जो यूज होगा, मोनोवैलेंट में हमारा हो सकता है हाइड्रोजन, हो सकता है जो भी आपका हेलोजन है वो चीज़ यूज हो सकता है। तो हेलोजन हमारे यहाँ पे फ्लोरीन, कितना फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, तो इसके कारण यहाँ पे 6 + 6 लिख दिया और अपॉन में 2 लिख दिया। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब 6 + 6 हमारा हो गया 12 और अपॉन में 2, तो इसका ओवरऑल निकालें तो स्टेरिक नंबर हमारा आ गया 6। और स्टेरिक नंबर जब भी हमारा 6 आता है तो उसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आता है क्या आता है, sp3d2 आता है। तो यहाँ पे इसका अगर SF6 का हाइब्रिडाइजेशन का बात किया जाए तो sp3d2 आ जाएगा। वहीं पे sp3d2 ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कंडीशन हमारा 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होता है तब हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर का बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 आपका बॉन्ड पेयर है, जिसके कारण यहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर जिसके लिए आता है उसको हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग बोल सकते हैं कि sp3d2 होता है, स्ट्रक्चर उसका ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। तो जिसके कारण ही हम लोगों को यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से दिख गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझना था कि मान लीजिए यहाँ पे ओवरऑल हमारा कितना है हाइब्रिडाइजेशन, जो स्टेरिक, ये तो स्टेरिक नंबर है, हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा ये है sp3d2, स्टेरिक नंबर हमारा कितना है 6 है। तो 6 अगर हम लोग देखें और ये मॉलिक्यूल को अगर देखें तो सल्फर के साथ यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 6 का 6 यहाँ पे बॉन्ड अच्छे तरीके से बना हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे लोन पेयर कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर लोन पेयर रहता तब यहाँ पे स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो इधर हमारा बना हुआ है XCF2 के बारे में यहाँ पे है। तो इसका यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे जेनोन का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो 8 होता है तो 8 लिख दिए। यहाँ पे मोनोवैलेंट कितना है, फ्लोरीन 2 है तो इसलिए 2 लिख दिए। तो 8 + 2 10 और अपॉन में 2 करेंगे तो ओवरऑल हमारा कितना आएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे XCF2 के हिसाब से अगर 5 को कंपेयर करेंगे उसका क्या स्टेरिक नंबर से, तो यहाँ पे 2 तो इसके साथ लगा हुआ है जेनोन के साथ, तो 2 बॉन्ड पेयर इसके साथ बना रहा है और 3 तो हमारा लोन पेयर आ गया। तो जब भी यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर आ जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर हो जाएगा। और यहाँ पे 5 हमारा स्टेरिक नंबर आने के कारण हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d होता है। और कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बन गया, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जेनोन के साथ यहाँ पे 2 फ्लोरीन यहाँ पे क्या था बॉन्डिंग कर रहा था और 3 लोन पेयर था, तो लोन पेयर एक इधर चला गया, एक इधर चला गया और एक इधर यहाँ पे लोन पेयर चला गया। और यहाँ पे इसका जो अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा लीनियर आ गया, जो कि यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा चल रहा है, देख लीजिए लीनियर टाइप का दिख रहा है। ये तो हमारा ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से
6 यहाँ पे चारों तरफ से था। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को समझना थोड़ा कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एक बॉन्ड बीच में रहेगा, एक इससे चलेगा, एक इधर हमारा चलेगा, एक इसके पीछे चलेगा, एक इधर चलेगा, एक इधर और एक इधर, मतलब ये बीच में है। इससे यहाँ पे 6 यहाँ पे चारों तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अब हमारा जो है कुछ इस तरीके से सेक्शन नंबर सी चलेंगे, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर से था, जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन जो अभी के करंट के एग्जामिनेशन चल रहे हैं 12th बोर्ड के, वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, उसको सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। तो इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? कहता था सबस्टांसेज विच आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। वैसा सबस्टांसेज जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, एंड शो परमानेंट मैग्नेटिज्म, और परमानेंट मैग्नेटिज्म वहाँ पे शो करता है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाता है फिर भी वहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है। रिमूव्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। इस टाइप को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज फेरोमैग्नेटिज्म, और प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल का बात किया जाए तो आयरन हो जाएगा, CrO2 हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा है। इसका एलिमेंट का बात किया जाता है तो कुछ इस तरीके से सभी यहाँ पे पैरेलल देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ इसका हेड देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है पैरामैग्नेटिज्म, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? कहता है दीज आर द सबस्टांसेज, ये उस टाइप के सबस्टांसेज होते हैं विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको वीकली अट्रैक्ट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अराइज हमारा कैसे आता है? एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण आता है। विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि किससे अट्रैक्ट होता है? मैग्नेटिक फील्ड से। एंड लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हटेगा वहाँ वो अपना मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर देगा, रिड्यूस कर देगा। एग्जाम्पल का बात किया जाए तो O2 कुछ इस तरीके से, Cu2+, Fe3+, Cr3+, ये कुछ इस तरीके से इसका एग्जाम्पल। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का बात नहीं किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है डायमैग्नेटिज्म, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है कि दीज आर द सबस्टांसेज, ये वैसे सबस्टांसेज होते हैं विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है? वीकली रिपेल्ड होता है। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सबस्टांसेज, और डायमैग्नेटिज्म उन सबस्टांसेज के द्वारा दिया जाता है इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जिसमें क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। एंड देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड है तो अनपेयर्ड तो रहेगा नहीं, जाहिर सी बात है। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये क्या होता है कि वीकली मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल का बात किया जाए तो H2O हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, C6H6 जो हमारा बेंजीन है वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे था। तो ये हमारा पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म का डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा न्यूमेरिकल है, जो कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके सॉल्यूशन चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, यहाँ पर भी पूछा गया, हम लोग देख ही रहे हैं। चलिए इसमें क्या पूछा गया है कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, जो 45 ग्राम आपका इथिलीन ग्लाइकोल है, जिसको हम लोग C2H6O2 यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर, उसको 600 ग्राम वाटर के साथ मिक्स किया गया है। तब जाके हम लोगों को कैलकुलेट करने बोला है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कितना वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हुआ, ये चीज़ कैलकुलेट करने बोला है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना है ये चीज़ पूछा गया है। पे क्या है कि KF फॉर वाटर यहाँ पे दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो सबसे पहले जो भी टर्म दिया है हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? लिख लेना है। तो गिवन वाला टर्म सबसे पहले लिखेंगे। तो W सॉल्यूट जो हमारा B है, जिसको हम लोग B से डिनोट कर रहे हैं, वो हमारा 45 ग्राम है, जो कि यहाँ पे दिया है। इथिलीन ग्लाइकोल यही हमारा सॉल्यूट है। फिर यहाँ पे जो है वाटर हमारा सॉल्वेंट के रूप में, और ये कितना है? 600 ग्राम। तो W सॉल्वेंट, जिसको हम लोग A से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, 600 ग्राम हमारा हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से KF जो है वाटर के लिए
वो कुछ इस तरीके से हमारा दिया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो इसको हम लोग केल्विन ग्राम पर मोल में यहाँ पे चेंज कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वाटर था ग्राम में था, तो एक ही यूनिट में रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा बाद में। तो KF का वैल्यू यहाँ पे इतना हो गया 1.86 इंटू 1000 किए, क्योंकि यहाँ पे केजी पर मोल था, उसको ग्राम पर मोल में हम लोग चेंज कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूलर मास होता है सॉल्यूट का, जो कि हमारा है यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल, तो C2H6O2 का यहाँ पे निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 62 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे अब हम लोगों के साथ पास का क्या क्या आ गया, WB आ गया, WA आ गया, KF आ गया, M भी आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा TF निकालने बोला था, जो कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसको डेल्टा TF हम लोग कहते हैं। तो डेल्टा TF हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा TF का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है कुछ इस तरीके से कि डेल्टा TF जो है हमारा KF इंटू WB इंटू 1000 और अपॉन में WA इंटू MB यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हमारा जो KF है ये तो हम लोगों ने निकाल लिया 1.86 1000 केल्विन ग्राम पर मोल। फिर यहाँ पे WB जो हमारा सॉल्यूट का था वो 45 ग्राम था, इसको भी हम लोग ने लिखा। देखिए यूनिट को हमेशा साथ में अगर आप लिखते हो ना, तो बाद में आपको यूनिट चेंज करने में कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका जो सॉल्वेंट का यहाँ पे WA वो आपका कुछ इस तरीके से 600 ग्राम है, और यहाँ पे मोलिकुलर मास जो सॉल्यूट का था वो हमारा कितना आ गया 62 ग्राम पर मोल आ गया। यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा, यही 100 यहाँ पे आया है, जो कि पॉइंट को मैंने हटाया है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अब देखें तो यूनिट हम लोग देखते हैं, तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल, ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कैंसिल, तो केल्विन यहाँ पे आएगा। मतलब अगर जब आप इसको पूरा ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो 2.25 केल्विन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब दूसरा इसे में पूछा था कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का निकालना था, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का अब हमारा क्या आ जाएगा, TF इसको बोलेंगे। तो ओरिजिनल जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था उसको यहाँ पे लिखेंगे, और डेल्टा TF जो हमारा डिप्रेशन से उसको घटा देंगे, तब जाके हमारा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ओवरऑल निकल जाएगा। तो वाटर का तो आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट जानते होंगे 273.15, यहाँ पे कुछ इस तरीके से केल्विन लेंगे। एक्यूरेट ले रहे हैं ताकि वहाँ पे उसको हम लोग घटा के आसानी से यूज कर सकें। पॉइंट में है, इसमें यहाँ पे इतना घटा दिया तो ओवरऑल हमारा आ गया 270.9 केल्विन कुछ इस तरीके से। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग TF भी निकाल लेंगे 270.9 केल्विन, और डेल्टा TF हमारा कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे बस ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं है, आप क्या क्या चीज़ है टर्म उसको आप लोग याद रख सकते हैं, अच्छे तरीके से वहाँ पे लिख लीजिए तो उस हिसाब से आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है उसको आप लोगों को लगाना है। बाकी न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हार्ड होते नहीं, न्यूमेरिकल्स को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा क्या पूछा गया है कि व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। 21 का यहाँ पे कुछ इस तरीके से ABC करके पूछा गया था। लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल क्या होता है ये चीज़ पूछा गया है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, सभी के लिए एक एक एग्जाम्पल बोला गया है। विच वन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ सोल इज इजिली कोएगुलेटेड एंड वाई, इनमें से कौन सा आसानी से कोएगुलेट बारे में भी यहाँ पे पूछा गया। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं लायोफिलिक सोल का। लायोफिलिक कुछ इस तरीके से कहता है द कोलोइड इन विच द डिस्पर्स्ड फेज, जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, हैज़ सर्टेन एफिनिटी टुवर्ड डिस्पर्सन मीडियम। वैसा कोलोइड जिसके पास जिसका जो है डिस्पर्स्ड फेज का जो एफिनिटी होता है, डिस्पर्सन मीडियम के प्रति एफिनिटी होता है, जिसके कारण उसको लायोफिलिक सोल कहते हैं। वहीं पे लायोफोबिक का बात किया जाए तो द कोलोइड इन विच द डिस्पर्स्ड फेज, वैसा कोलोइड जिसका डिस्पर्स्ड फेज के पास कोई भी एफिनिटी नहीं होता है डिस्पर्सन मीडियम के प्रति, उसको हम लोग लायोफोबिक सोल कहते हैं। फोबिक से आपको पता चल रहा है कि वहाँ पे उसका हेट कर रहा है, मतलब उसके प्रति कोई भी लगाव अट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा। वहीं पे फिलिक का बात किया जाए तो उसका मतलब ही होता है लव, अट्रैक्शन, उसके प्रति लगाव, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब सभी का लायोफिलिक और लायोफोबिक का अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो सभी का यहाँ पे मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया है। एक एक नहीं है, बेसिकली एक एक पूछा है, लेकिन मैंने बहुत सारा दिया है ताकि आप आसानी से उसको याद रख लें। कोई भी इनमें से आपका याद आता है तो आप आसानी से लिख लें। तो लायोफिलिक सोल का अगर एग्जाम्पल का बात किया गया तो कुछ इस तरीके से गम होता है, गेलाटिन होता है, स्टार्च होता है, ये सारा का सारा आपका लायोफिलिक सोल का एग्जाम्पल होता है। एक्सेट्रा यहाँ पे लगा दिए एग्जाम्पल। अगर लायोफोबिक सोल का बात किया जाए तो मेटल्स और उसका सल्फाइड, जितना भी मेटल आपका होता है और उसका सल्फाइड होता है वो आपका लायोफोबिक सोल्स में आ जाता है। जैसे कि एक अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जिंक आपका मेटल होता है, और अगर उसका सल्फाइड का बात किया जाए तो जिंक सल्फाइड, मतलब Zn, और यहाँ पे इसका सल्फाइड Zn S, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे
था। अब यहाँ पे अगला पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है आसानी से कोएगुलेट हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट उसको हम लोग बोल सकते हैं, बना लेगा, तो उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो कहता है कि लायोफोबिक सोल आर रीडली, मतलब कौन होगा, लायोफोबिक सोल ही होगा जो कि आसानी से क्या करेगा, कोएगुलेट हो जाएगा। अब क्यों होगा इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। कहता है लायोफोबिक सोल आर रीडली प्रेसिपिटेट और कोएगुलेटेड, वो तेज़ी से क्या होता है, कोएगुलेट हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है ऑन द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जरा सा भी वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर ऐड करेंगे तो वो क्या होता है, कोएगुलेट खुद को कर लेता है। बाय हीटिंग और बाय सेकिंग, किसके द्वारा, या तो उसको हीट कर रहे हैं, उसमें मिक्स करने के बाद हीट कर रहे हैं, या फिर उसको हिला रहे हैं, मतलब सेक कर रहे हैं, ठीक है। एंड हैंड्स आर नॉट स्टेबल, और जिसके कारण वह स्टेबल नहीं होता है, बिकॉज देयर स्टेबिलिटी इज़ ड्यू टू चार्ज ओनली, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी था उसके चार्ज के कारण ही सिर्फ था। आगे कि इफ़ द चार्ज इज रिमूव, लेकिन जब वहाँ पे चार्ज को हम लोग रिमूव करेंगे, द पार्टिकल्स विल कम नियरर, तो पार्टिकल्स जितना भी वहाँ पे आएगा वो क्या होगा, नियरर आ जाएगा एक दूसरे का, और वहाँ पे एग्रीगेट बना लेगा, मतलब मॉलिक्यूल के रूप में वहाँ पे बना लेगा, मतलब एक साथ सारा मिल जाएगा। दैट इज़ दे विल कोएगुलेट एंड सेटल डाउन, जिसके कारण ही वहाँ पे वो क्या करेगा, कोएगुलेट कर लेगा और नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे था। लायोफोबिक जो होता है उसका बेसिकली यहाँ पे कोएगुलेशन का पावर ज़्यादा हो, तो ईजिली कोएगुलेट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि स्टेट ब्रीफली द प्रिंसिपल्स विच सर्व्स एज बेसिस फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में बेसिकली सीधा सिंपल कहने का बात यही है कि मेटलर्जी में यहाँ पे कुछ टर्म है उसको यहाँ पे स्टेट करना है ब्रीफली उसके प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। तो क्या क्या टर्म है यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दूसरा है चोन रिफाइनिंग, और थर्ड यहाँ पे रिफाइनिंग बाय लिक्वेशन। तो इन सभी को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। तो एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, यहाँ से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। कहता सल्फाइड और आर जनरली कंसनट्रेटेड इन दिस मेथड, यह जो मेथड है इसमें सल्फाइड और को जो है कंसंट्रेट किया जाता है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो, हालांकि आपके सिलेबस में अब अभी के टाइम में हटा दिया गया एनसीईआरटी से पूरे के पूरे तरीके से, लेकिन उस टाइम अगर आता था तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस टाइप के और को कंसंट्रेट किया जाता था। वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते थे जिसमें से सल्फाइड और भी वहाँ पर ऑप्शन में रहता था, ठीक है। फिर यहाँ पे है इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड द और पार्टिकल। यह जो होता है डिफरेंस करने के लिए इसमें होता था वेटिंग प्रॉपर्टी गैंग का और जो भी और का पार्टिकल उसके बीच में। फिर यहाँ पे आगे और भी लिखा गया है कि द गैंग, जिसको हम लोग इम्प्यूरिटीज़ मतलब जो अशुद्धियाँ उसमें होता था उसी को गैंग के नाम से जाना जाता था। पार्टिकल्स आर प्रीफरेंशियबली वेटेड बाय वाटर, उसको किसके द्वारा वेटेड किया जाता था, मतलब किसके द्वारा उसको पृथक किया जाता था, उसको वाटर के द्वारा किया जाता था। एंड द और पार्टिकल बाय ऑयल, और जो पार्टिकल होता था उसको जो तेल वहाँ पे पाइन ऑयल का बेसिकली यूज किया जाता था। ये भी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता था कि कौन से ऑयल का वहाँ पे यूज होता था। तो पाइन ऑयल होता था, उससे वहाँ पे और पार्टिकल को क्या किया जाता था, वेटेड किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का कुछ तरीका था। ये बेसिकली आपका सल्फाइड और को कंसंट्रेट करने के लिए यह मतलब मेथड को यूज किया जाता था, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ स्टेट करना था। इसका बेसिकली डेफिनेशन तरीके से इसको लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अगला यहाँ पे देख सकते हैं जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग क्या होता था इस चीज़ को देखते हैं। कहता दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमी कंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी, ठीक है। इस मेथड का यूज़ जो किया जाता था वो सेमी कंडक्टर हो गए और वेरी हाई प्योरिटी वाले मेटल्स हो गए, उनका प्रोडक्शन के लिए इस मेथड का बेसिकली यूज़ किया जाता था। जैसे एग्जांपल का बात किया जाए तो जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सारा का सारा आपका सेमी कंडक्टर के रूप में बेसिकली यूज किया जाता था, ठीक है। तो उसमें जोन रिफाइनिंग का बेसिकली यूज किया जाता था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज़ आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द मेटल इन मेल्ट कंडीशन। इस मेथड का जो मेन यहाँ पे अगर बात किया जाए, इसका बेसिस बात किया जाए, तो यह मेथड जो होता है वो उस फैक्ट पे वहाँ पे बेस होता है जिसमें सोल्युबिलिटी जो होता है इम्प्यूरिटीज़ का वो ज़्यादा होता है किसके तुलना में,
जो भी मेटल होता है उसके तुलना में, मेटल बेसिकली वहाँ पे मेल्ट कंडीशन में पाया जाता था, तो उसके तुलना में आपका जो इम्प्योरिटीज़ होता था उसका सोलिबिलिटी कुछ इस तरीके से ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ये आपका था जॉन रिफाइनिंग, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अगला जो है रिफाइनिंग बाय लिक्वेशन, लिक्वेशन के माध्यम से हम लोग किस तरीके से रिफाइनिंग करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। कहता दिस मेथड इज़ अप्लाइड टू द मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस मेथड का जो बेसिकली यूज़ किया जाता था उसको अप्लाई करते थे वैसे मेटल के लिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लो होता था। जैसे कि अगर बात किया जाए तो टीन का हो गया, लेड का हो गया, बिस्मथ हो गया, इन सभी का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली बहुत ही कम होता है। तो इन सभी के लिए यहाँ पे जो लिक्वेशन रिफाइनिंग के द्वारा था उसका यूज किया जाता था। द इम्प्योर मेटल इज़ प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग सरफेस, जो भी इम्प्योर मेटल होता था वो स्लोपिंग सरफेस एक ढलान टाइप का होता था, इसमें यहाँ पे आपका फ्लो हो जाता था नीचे की तरफ, मतलब एंड फ्लोज डाउन द स्लोपिंग सरफेस इनटू अ रिसीवर लिविंग बिहाइंड द सॉलिड इम्प्योरिटीज, और जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज उसमें था उसको अलग करते हुए आगे की ओर वहाँ पे मूव कर जाता था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से लिक्वेशन जो था रिफाइनिंग के द्वारा, ठीक है, रिफाइनिंग बाय लिक्वेशन। तो ये 3 पॉइंट था, इसको आप यहाँ पे पूछा गया था, अच्छे तरीके से देख सकते हैं आप लोग, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन जो है 23 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली कंप्लीट करने के लिए था फॉलोइंग इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें से फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं Ca3P2 सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से H2O जो कि लिक्विड में है। मतलब यहाँ पे सीधा सिंपल है कि ये जो Ca3P2 है इसको हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड के नाम से जानते हैं। अगर नाम नहीं पता है तो इसको आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, Ca3P2 को हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड कहते हैं, जो P2 आपका है उसको हम लोग फॉस्फाइड कहते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो H2O के साथ जब ये करेगा रिएक्शन तब जाके हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉस्फिन गैस कुछ इस तरीके से आपका PH3 बनाएगा। ठीक है, तो इसको जब बैलेंस हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है वो कुछ इस तरीके से आपका बैलेंस्ड इक्वेशन ही यहाँ पे लिख दिया है पूरा का पूरा, कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ चलेगा। Ca3P2 प्लस में 6H2O और 3CaOH का होल ट्वाइस और कुछ इस तरीके से 2PH3। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन है जब हम लोग कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। वही है मतलब जो आप लोग पढ़े होंगे, जो हमारा कैल्शियम को बेसिकली CaO को जब H2O के साथ करते हैं तो वहाँ से भी वही सारा बनता है। तो इसी तरीके से इसका भी यहाँ पे बेसिकली यूज है। जो चूना हम लोग पानी में डालते हैं तो वहाँ से उसका गैस के साथ वहाँ पे उसका सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया था कि NaOH को जब हम लोग हॉट एंड कंसनट्रेटेड, ठीक है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH को जब हम लोग क्लोरीन गैस उसमें पास करेंगे तब हमारा रिएक्शन क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या होता है देख लीजिए, ये पूरा का पूरा हमारा इक्वेशन है कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्लोरीन गैस के साथ वहाँ पे पास करते हैं तब हम लोगों को सोडियम क्लोरेट मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है और कुछ इस तरीके से वाटर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हॉट और कंसनट्रेटेड माध्यम में यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैलेंस्ड जो है आपका इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। C नंबर की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें क्या पूछा गया था, इसको पूरा हाईलाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें था कि अमोनिया गैस को जब हम लोग क्लोरीन पास करते हैं, एक्सेस क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का और भी एक बार रिएक्शन हो, अगर वो पूरे तरीके से ना कंप्लीट हो तो हम लोग क्लोरीन को बेसिकली दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब अधिक मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा, एक्सेस मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में आपका वहाँ पे प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके से जब अमोनिया गैस है उसको जब हम लोग क्लोरीन गैस उसमें एक्सेस क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से ट्राई क्लोरो अमोनिया करके बनेगा कुछ इस। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे NCl3 और 3HCl जो कि यहाँ पे बैलेंस्ड बेसिकली है, मैंने पहले ही कहा है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट में आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये 23 नंबर में क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से इक्वेशन को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 24 नंबर है। इसमें बेसिकली आपका पूछा गया था
कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ये देखिए आप लोगों के लिए जो भी अभी न्यू बोर्ड वाले हैं तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या था कि कैलकुलेट करना था ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल मतलब आयन का इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया था उसमें सेंट्रल मेटल जो आयन है, जो भी यहाँ पे निकेल है, जैसे कि जिंक है, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो इन सभी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था। तो फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो ए नंबर है NiCO का होल 4, तो इसमें निकेल जो हमारा मेटल है, मेटल एटम है, उसके लिए निकालने बोला, तो निकेल को हम लोग क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो CO होता है उसका यहाँ पे 0 पाया जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें हम लोग 0 करेंगे और वैसा 4 है, इसलिए 0 गुना 4 और बराबर यहाँ पे कोई भी चार्ज देखने को नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब X प्लस यहाँ पे कुछ इस तरीके से 0 बराबर 0, मतलब ओवरऑल निकालेंगे तो X का वैल्यू 0। मतलब यहाँ पे जो निकेल होता है वो फ्री स्टेट में आपका बेसिकली पाया जाता है, उसमें कोई भी ऑक्सीडेशन उसका स्टेट नहीं होता है। ये चीज़ यहाँ पे था। अगला यहाँ पे देख सकते हैं Na2ZnOH का होल 4, इसमें यहाँ पे जिंक का निकालना था। तो सोडियम का तो हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो उसका 1 × 2 कर देंगे, और प्लस में जिंक का हम लोग को निकालना तो उसको X मानेंगे, और प्लस में OH का हमारा जो होता है वो -1 होता है, और वैसा कितना OH है, 4 है, इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब निकालेंगे तो 2 × 1 हमारा यहाँ पे 2 हो गया, X मान लिया, और इसका हो गया -4 और बराबर 0 हो गया। मतलब यहाँ पे ओवरऑल इसका अगर निकालें तो X बराबर +2 होगा। मतलब यहाँ पे जो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेसिकली वो कुछ इस तरीके से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना। मेन यहाँ पे सबका पता होना चाहिए, और जिसका निकालना है उसको हम लोग X मानेंगे, ये चीज़ आपको पता ही होगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें K3Al(C2O4) जो ऑक्जेलेट है उसका यहाँ पे थ्राइस है। तो इसमें एल्युमिनियम जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसका हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो कुछ इस तरीके से पोटासियम का भी 1 होता है, वैसा 3 है, तो 3 × 1 और प्लस में एल्युमिनियम का X मानेंगे, और C2O4 का हमारा -2 हो जाता है, और वैसा कितना C2O4 है, 3 है। यहाँ पे कोई भी चार्ज तो देखने को नहीं मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स में नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब 3 + X और यहाँ पे -6, कुछ इस तरीके से X बराबर +3 आ जाएगा। इसका मतलब एल्युमिनियम का यहाँ पे अगर देखें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका है वो +3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनेशन में दिया जाता है। तो अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है पहले भी, तो अभी भी चांसेस है, क्योंकि चैप्टर्स तो ये सारे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ, और ये सारा का सारा तो ऑर्गेनिक तो आपके चैप्टर सिलेबस में बेसिकली कम्प्लीटली है ही। ठीक है, उसमें आपका जो अगर अभी के टाइम में देखा जाए तो NCERT में आपका हटाया क्या किया गया है, आपका पॉलीमर को हटाया गया है, और आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटा दिया गया। लेकिन यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक के मेजर चैप्टर्स हैं, जैसे कि हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स हो गए, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, अल्कोहल फिनोल ईथर्स हो गए, आपका एमीन हो गया, और फिर आपका बायोमोलिक्यूल, जो कि ये मेजर आपका चैप्टर्स माने जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 के लिए। तो ये सारा का सारा तो आपके सिलेबस में है ही, तो इसको आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे, क्या पता आपके एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नेम द सुटेबल रिएजेंट्स विच आर यूज्ड इन द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। यहाँ पे सुटेबल रिएजेंट का नाम यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है, जो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है उसमें कौन सा रिएजेंट सुटेबल यहाँ पे यूज होगा ताकि वो इस चीज़ से इसमें कन्वर्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड बना रहे हैं तो बनाने के लिए हम लोग क्या क्या सामग्री का यूज कर रहे हैं, क्या क्या रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, नाम वहाँ पे सामग्री का बेसिकली रिएजेंट है, तो रिएजेंट का यूज कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे पूछा है। ब्यूटेन 2-1 से ब्यूटेन 2-ऑल बना रहे हैं तो क्या यूज कर रहे हैं, फिनोल से पिक्रिक एसिड बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो एक एक करके हम सभी का यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ से ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। एक तो आपका प्राइमरी अल्कोहल से अगर एल्डिहाइड आपको कन्वर्जन दे दिया जाए तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जो रिएजेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है उस हिसाब से उसको हम लोग कर सकते हैं। फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाने बोलेगा, ये भी हम लोग बना सकते हैं। इसको देखने के बाद जो देख लेंगे वो अच्छे तरीके से बना लेंगे, इस वीडियो को जो देख लेंगे। ठीक है, ब्यूटेन 2-1 से ब्यूटेन 2-ऑल अगर बनाने का एग्जाम में आ गए तो उसको हम लोग बना सकते हैं। तो आखिर इस चीज़ों को देखेंगे तभी तो। चलिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपका है कुछ इस तरीके से देख लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड हम लोग किस तरीके से बनाएंगे इसका यहाँ पे
देखते हैं। कहता है अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर बेटर रिएजेंट का बात किया जाए प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के लिए, किसमें, एल्डिहाइड में, अल्कोहल्स का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्डिहाइड में, इन गुड यील्ड मतलब अच्छे मात्रा में अगर बात किया जाए तो वो पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट मतलब पीसीसी के प्रेजेंस में यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन बेसिकली होता है, जो कि अच्छे मात्रा में होता है और वह यह जो होता है गुड रिएजेंट की तरह यहाँ पे काम करता है। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और पिरिडिन एंड HCl, मतलब कुछ इस तरीके से। अगर बेटर रिएजेंट का बात किया जाए तो पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट एक कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ पिरिडिन एंड HCl का होता है, उसी में यहाँ पे PCC का हम लोग यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए, वही बाद में यहाँ पे इतना लैंग्वेज लिखने के बाद कुछ इस तरीके से PCC का हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जो भी पूछा है, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल पूछा है तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दे दिया है। यहाँ पे देख लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है, भले ही इधर आपका अल्किन दिख रहा है लेकिन मेजर यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि अल्कोहल इसमें यूज हुआ है। और कुछ इस तरीके से इसमें चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन हो गया। मतलब PCC आपका बेस्ट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम यहाँ पे बेसिकली कर रहा है, जो कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगला यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूटेन 2-ऑन से ब्यूटेन 2-ऑल का बात किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कीटोन से अल्कोहल का बात किया जा रहा है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि कीटोन से अल्कोहल हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो वही चीज़ है कि दिस कन्वर्जन इज़ कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसको हम लोग LiAlH4 जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का बात यहाँ पे किया जाए तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो हमारा कीटोन से अल्कोहल आसानी से मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे CH3CO CH2 CH3 एक एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे कीटोन का। यहाँ पे कीटोन आपको तो दिख ही रहा होगा, ऐसे हम लोग लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे CH2, ये CH2 है आपका, और कुछ इस तरीके से CH3। तो ये देखिए यहाँ पे कीटोन का इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें हम लोग क्या किए हैं, LiAlH4 को जब किए हैं इंट्रोड्यूस, तब जाके हमारा देख लीजिए यहाँ पे अल्कोहल कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, तो यही हम लोगों को था ब्यूटेन 2-ऑन से ब्यूटेन 2-ऑल बनाने के। ये हमारा हो गया ब्यूटेन 2-ऑन, ये हमारा ब्यूटेन 2-ऑल हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अगला यहाँ पे चलते हैं फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने का। तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड हमारा कैसे बनेगा, देख लीजिए कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। यहाँ पे फिनॉल से हम लोगों को पिक्रिक एसिड बनाना है, तो क्या लिखा गया है, रिएजेंट क्या यूज किए हैं। कहता है व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसको हम लोग HNO3 भी कहते हैं, इट गिव्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल विच इज़ कॉमनली नोन एज पिक्रिक एसिड, जिसको हम लोग कॉमनली पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। मतलब सीधा सिंपल बात यही है कि कुछ इस तरीके से अगर फिनॉल पर हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन करेंगे तो ये नाइट्रेशन हमारा कर देगा, जो कि यहाँ पे ऑर्थो में और यहाँ पे पैरा पोजीशन में नाइट्रेशन करेगा, तो जिसके कारण यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का यहाँ पे निर्माण होगा और इसी का नाम हम लोगों को पिक्रिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें क्या पूछा गया कि गिव द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे इक्वेशन देना है, कुछ रिएक्शंस यहाँ पे पूछे गए जो कि कुछ इस तरीके से। फर्स्ट आपका है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इक्वेशन बोला गया है एनिलीन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, मतलब एनिलीन को जब ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो पूछा गया क्या बनेगा, उसका पूरा का पूरा इक्वेशन। फिर यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड विथ फॉलोइंग विथ हीटिंग, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा और हीट करने के बाद क्या बनेगा, ये सारा का सारा आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का बात किया गया है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं, कहता है व्हेन एन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन, जब अमाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब अमाइड को हम लोग ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन जो हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके प्रेजेंस में, और यहाँ पे देख सकते हैं इट गिव्स प्राइमरी एमीन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर हम लोगों को प्राइमरी एमीन मिल जाता है। मतलब कहने का यहाँ सीधा सिंपल है, देख सकते हैं ये जो अमाइड आपका है RCONH2, इसको जब हम लोग ब्रोमीन के साथ और कुछ इस तरीके से एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो कुछ इस तरीके से प्राइमरी एमीन जो कि RNH2 बन जाता है।
Na2CO3, ये सारा का सारा आपका साइड प्रोडक्ट में बेसिकली आ जाता है। NaBr हो गया, H2O हो गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है प्राइमरी एमीन का जो है निर्माण आपका होता है एमाइड से। तो ये आपका कुछ इस तरीके से, इसी को हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ए नंबर। अब बी नंबर की तरफ यहाँ पे जो पूछा गया है, इसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि एनिलीन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन वाटर, जो जब हम लोग एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तब क्या बनता है, उसका यहाँ पे इक्वेशन हम लोगों को लिखना है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है कि एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, जब एनिलीन रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ एट रूम टेम्परेचर पर जब ये रिएक्ट करता है तो यह जो है टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तब ये क्या देता है 2,4,6, कुछ इस तरीके से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये सारा का सारा आपको पता ही है, पोजीशन उसका होता है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग को 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देता है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन से दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये आपका बेंजीन के ऊपर NH2 होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ एनिलीन बोलते हैं। इसको जब ब्रोमीन वाटर 3Br2, और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के लिए हम लोग Br2 और ऑब्लिक में H2O यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, तब हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देख सकते हैं। एनिलीन ये पूरा हमारा हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको 1 पोजीशन लिखेंगे तो 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब 2 में, 4 में और 6 में हमारा जो आ जाता है ब्रोमीन, तो जिसके कारण यहाँ पे एक कुछ इस तरीके से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन हमारा बन जाता है, और साइड में हमारा 3HBr इस तरीके से बन जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा इसका इक्वेशन था। ठीक है, चलिए सी नंबर यहाँ पे क्या पूछा गया था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग BDC भी कहते हैं प्यार से, ठीक है, इसको जब हम लोग ट्रीट करेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ और बाद में उसका हीट करेंगे तब क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ फ्लोरोबोरिक एसिड जो कि HbF4 होता है हम लोगों का, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेट, तो अब वहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, और वह क्या होता है, प्रेसिपिटेट वहाँ पे बन जाता है। विच ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज टू इल्ड फ्लोरोबेंजीन, जिसको हम लोग फिर हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है किस में, फ्लोरोबेंजीन में हो जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा BDC है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसको जब फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट यहाँ पे बन गया, फिर इसका जब हम लोग हीटिंग किए तब जाके हमारा फ्लोरोबेंजीन बना, और साइड प्रोडक्ट में BF3 और N2 गैस कुछ इस तरीके से आपका बन गया। तो ये यहाँ पे था इसका पूरे तरीके से कि जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ मिक्स करके और उसको हीट करते हैं तब यहाँ पे क्या बनता है, ये चीज़ पूरा का पूरा प्रोसेस था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 27, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था पॉलीमर चैप्टर से। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इसमें पूछा गया कि राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। यहाँ पे कुछ पॉलीमर आपको दिए गए हैं, उसका यहाँ पे आप लोगों को मोनोमर का नाम यहाँ पे पूछा गया था और उसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया था, नाम एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे नाम भी लिखना था और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर भी आप लोगों को दिखाना था। चलिए तो एक एक करके सबका देखते हैं। एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया है नेम ऑफ मोनोमर और एक तरफ यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। पॉलीमर तो हमारा यहाँ पे दिया ही है। तो फर्स्ट पॉलीमर हमारा है पॉलीथीन। इसके लिए अगर मोनोमर का इसका अगर नाम लिखेंगे तो उसका नाम हो जाता है हमारा इथीन। क्या हो जाता है? इथीन। इसका अगर स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो इथीन तो हम लोग कुछ इस तरीके से जानते ही हैं, और यहाँ पे बस सामने आपका जो है एन कुछ इस तरीके से लगा के इसको हम लोगों को इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मोनोमर का नाम हो गया और इधर हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। अगला यहाँ पे है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन और ब्यूनो एस का देखते हैं। तो टेफ्लॉन के लिए हम लोग जो है कुछ इस तरीके से मोनोमर जो इसका होता है टेफ्लॉन का वो टेट्राफ्लोरोइथेन इथीन बेसिकली इसका नाम होता है। और कुछ इस तरीके से बस यही है जो हमारा यहाँ पे इथीन है उसी में टेट्राफ्लोरोइथीन है, मतलब 4 F2 जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे बस हम लोगों ने 4 फ्लोरीन का यूज़ कर लिया। और कुछ इस तरीके से ये हमारा टेफ्लॉन का हो गया मोनोमर और उसका क्या हो गया स्ट्रक्चर। अगला यहाँ पे था ब्यूना एस। ठीक है, ब्यूना एस का तो इसका मोनोमर का बात किया जाए तो ब्यूना एस का यहाँ होता है ब्यूना से आपका जो है कुछ इस तरीके से 1,3 ब्यूटाडाइन और एस हमारा जो है स्टायरिन को यहाँ पे दिखाता है, मतलब
ब्यूना एस जो होता है वो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसी से हमारा बन जाता है ब्यूना एस। और यहाँ पे बात किया जाए 1,3 ब्यूटाडाइन का तो कुछ इस तरीके से। जब भी हम लोग यहाँ पे पॉलीमर का बात करते हैं तो एन यहाँ पे सामने लगाते हैं और जो भी यहाँ पे कंपाउंड होता है उसके सामने एन लगाया करते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि पॉलीमर हमारा क्या होता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड होते हैं, मतलब बहुत ही लंबा चेन वहाँ पे वो बनाता है पॉलीमर्स। तो यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन का ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और स्टाइरिन का कुछ इस तरीके से, मतलब अगर इसको स्टाइरिन का अगर बढ़िया से हम बताएं तो बेंजीन कुछ इस तरीके से हमारा हो जाता है यहाँ पे ये इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड में हमारा आ जाएगा CH2 और इसी का यहाँ पे N इस तरीके से लगाया जाता है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो सेक्शन हमारा है जो कि है सेक्शन D, तो उसके तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं तो इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। तो 28 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या इसमें पूछा गया था, ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, किस सेल के बारे में बात किया गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो यही बोला है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि ABC यहाँ पे दिया गया है, कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4 रिस्पेक्टिवली। 3 यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो कि ABC वहाँ पे नाम दिया गया है। A जो होता है वो ZnSO4 और B AgNO3 और C आपका CuSO4 सॉल्यूशन को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, एंड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सभी को सीरीज में वहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मतलब एक के साथ एक को कनेक्ट कर दिया है। किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये हमारा A है, ये B है और ये C है, 3 यहाँ पे कंटेनर जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। फर्स्ट में आपका जो है ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, सेकेंड में AgNO3 का भरा हुआ है और कुछ इस तरीके से CuSO4 का C में भरा हुआ है। जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है उसको दिखाया गया, नीचे देख सकते हैं। इसमें ZnSO4, AgNO3, CuSO4 सभी को क्या किया गया, सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट किया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक के बाद यहाँ पे तीनों को बेसिकली कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैटरी से इसको कनेक्ट कर दें, इधर से हमारा करंट जो है फ्लो हो रहा है। इसको आगे अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर यहाँ पे क्या बोला कि स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू देम, वही चीज़ है, करंट यहाँ से पास हो रहा है। देख लीजिए फिगर में भी हम लोगों ने बना रखा है, यहाँ से स्टेडी करंट जो है बेसिकली करंट हमारा 1.5 एम्पियर का पास हो रहा है थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल B। तब तक पास किया जा रहा है जब तक यहाँ पे 1.45 ग्राम सिल्वर जो है डिपॉजिट ना हो जाए, कहाँ पे, कैथोड, किसमें, सेल B में। ये जो B सेल है इसके कैथोड में जब तक वहाँ पे वो डिपॉजिट जाके ना हो जाए। वही बोला हाउ लॉन्ग डिड द करेंट फ्लो, तो करंट कितने देरी तक वहाँ पे जो है फ्लो करेगा, ये चीज़ पूछा गया है। फिर आगे पूछा गया है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड, कितना मास जो है कॉपर का डिपॉजिट होगा, कितना मास आपका जिंक का डिपॉजिट होगा, ये चीज़ वहाँ पे पूछा गया। तो सबसे पहले वही चीज़ है, फिगर हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से बना लिया है। इधर से करंट हमारा फ्लो हो रहा है, इधर से फ्लो होते हुए इधर आ रहा है। ठीक है, सभी को यहाँ पे सीरीज में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या टर्म दिया है ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो वही चीज़ लिखें कि गिवन करंट दिया है 1.5 एम्पियर। अब वेट अगर सिल्वर का बात हम लोग करें तो वेट सिल्वर का आपका बेसिकली कुछ इस तरीके से दिया गया है, जो कि यहाँ पे है देख सकते हैं 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। तो वेट सिल्वर का हमारा कितना दिया है 1.45 ग्राम, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया। टाइम हम लोगों को पता नहीं है, जो कि हम लोगों को निकालना है कि हाउ डिड द करंट, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। तो टाइम यहाँ पे बेसिकली कितना देर तक करंट जो फ्लो होगा उसका टाइम T हम लोगों को निकालना है। फिर आगे है कि कॉपर और जिंक का यहाँ पे बेसिकली कितना डिपॉजिट हो रहा है उसका मास, मतलब W कॉपर और W जिंक हम लोग ये सारा चीज़ निकालना है, मतलब टाइम और कुछ इस तरीके से मास निकालना है। अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को जो करंट दिया है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों को कुछ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ स्टेप में यहाँ पे मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आपका बात किया जाए
तो एक चीज़ अगर इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताना चाहूँ तो थोड़ा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए था, तो लेंदी तो था ही, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको CBSE बोर्ड वगैरह में देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं। जेक बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते, आपके ईजी क्वेश्चन ही रहेंगे, बट उस टाइम वहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, बाकी लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, NCERT का ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। तो कुछ इस तरीके से इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या था कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम सेल बी कंटेनिंग AgNO3 सॉल्यूशन। क्यों हम लोग AgNO3 सॉल्यूशन का ही बात किए, ZnSO4 का क्यों नहीं किए, CuSO4 का क्यों नहीं किए? क्योंकि हम लोगों को सिल्वर का ही यहाँ पे मास बेसिकली दिया गया था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ उसके बारे में दिया है तो उससे हम लोग रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग चार्ज का करेंगे AgNO3 का सॉल्यूशन जो कि सेल बी में है। तो AgNO3 का अगर बात किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से टूटता है हमारा Ag प्लस में और NO3 माइनस में, ये चीज़ तो आपको पता ही है। अब अगर बात किया जाए तो Ag जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag में होता है, जो कि एनोड पे ये काम होता है, ये भी आपको पता होगा। कुछ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो अगर यहाँ पे जो Ag से हमारा कन्वर्ट हो रहा है, Ag प्लस से हमारा Ag में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो मास दिया है वो Ag का दिया है, लेकिन जब AgNO3 टूटता है तो वो किस में होता है, Ag प्लस में होता है, तो जिसके कारण ही ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कुछ इस तरीके से आपका वो कैथोड में जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 मोल Ag इज़ डिपोजिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस यहाँ पे इक्वेशन का बात किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन का अगर चेंज देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन का है, मतलब सीधा सिंपल है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वही है कि 1 मोल सिल्वर इज डिपोजिटेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर हम लोग इसको 1 मोल Ag को क्या बोलेंगे, 108 ग्राम ऑफ Ag बोल सकते हैं। 108 ग्राम ऑफ Ag इज डिपोजिटेड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अगर बोलें तो 1 फैराडे बोलेंगे। सभी का बस नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। 1 मोल Ag का बात किया जाए तो 108 ग्राम Ag हो जाएगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो 1 फैराडे हो जाएगा बेसिकली। और वहीं पे अगर बात किया जाए 1.45 ग्राम अगर सिल्वर के लिए बात किया जाए तो ये क्या 1 के लिए निकालेंगे तो 96,500 अपन में इतना हो जाएगा। 1.45 के लिए निकालेंगे तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वेट हमारा इतना दिया है तो वहाँ से हम लोग उसका जो है क्या निकाल रहे हैं, चार्ज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो वही चीज़ है कि 1.45 ग्राम सिल्वर जो है डिपॉजिटेड कितना कूलम करंट बेसिकली चार्ज से होता है, तो 1295.6 यहाँ पे कूलम जो है बेसिकली चार्ज कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब इतना डिपॉजिट होना चाहिए वहाँ पे। अब हम लोग जो है चार्ज का बात करें तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। और कुछ इस तरीके से अब हम लोग टाइम क्योंकि निकालना, चार्ज तो हमारा यहाँ पे निकल गया, हम लोगों ने चार्ज तो यहाँ पे निकाल लिया। कितना चार्ज यहाँ पे हो रहा है तो 1295.6 कूलम चार्ज यहाँ पे जो है 1.45 ग्राम सिल्वर द्वारा डिपॉजिटेड होता है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर IT। अब यहाँ से हम लोग T का निकालेंगे तो Q ओपन में I हो जाएगा। Q हमारा ये चीज़ दिया है, I हमारा 1.5 है। तो ओवरऑल जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज हमारा यहाँ पे 864.3 सेकेंड बेसिकली टाइम हमारा आएगा 864.3 सेकेंड आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमारा क्या आया, टाइम आया, जो कि हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना लंबे समय तक वहाँ पे जो है करंट फ्लो होगा, तो कितना समय तक होगा 864.3 सेकेंड तक वो फ्लो होगा। अब यहाँ पे बात किया जाए अगले स्टेप की तरफ, तो अगला स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन हम लोगों को है करना मासेस ऑफ कॉपर का और जिंक का। ये चीज़ समझ रहे हैं, टाइम तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि सिंस सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये तो पहले ही बता दिया गया कि सेल हमारा किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। हैंस चार्ज पास्ड इन ऑल द कंटेनर विल बी सेम। अगर सीरीज में है तो जो भी चार्ज इसमें पास हो रहा है तो वो चीज़ तो वहाँ पे सेम ही पास होगा। इसलिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग कॉपर का बात किया गया है तो लिखेंगे कि मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम सेल सी। तो मास ऑफ कॉपर तो हमारा सेल सी में है तो वहीं से हमारा डिपॉजिट होगा, कंटेनिंग CuSO4 सॉल्यूशन, जो कि CuSO4 सॉल्यूशन को कंटेन करता है। अब अगर CuSO4 सॉल्यूशन हमारा टूटता है तो उसमें Cu2 प्लस और SO4 माइनस आ जाता है। तो जबकि हमको यहाँ पे मास कॉपर का पूछा, ये हमारा चार्ज में होता है Cu2 प्लस में, तो जिसके कारण यहाँ पे Cu2 प्लस हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कुछ इस तरीके से कॉपर में हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब कॉपर में चेंज होने के लिए यहाँ पे हमारा कितना फैराडे इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, 2 फैराडे का हो रहा है, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो वही चाहिए कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिटेड 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। 1 मोल कॉपर में कितना होता है, 63.5 ग्राम कॉपर होता है।
इसलिए यहाँ पे हम लोगों को फैराडे जो है कितना का यहाँ पे बात किया गया, 2 फैराडे का। तो फैराडे को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 96,500, ठीक है, कूलम लिखेंगे। अब इतना इलेक्ट्रिसिटी पास डिपॉजिट होगा 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर के द्वारा। इसलिए यहाँ पे जबकि इतना तो हमारा ये जो रिएक्शन हमारा बनेगा जो CuSO4 सॉल्यूशन है वो हम लोगों को दे रहा है, लेकिन हम लोग कितना चार्ज निकाले थे, 1295.6 कूलम। तो 1295.6 कूलम इलेक्ट्रिसिटी अगर कॉपर डिपॉजिट करेगा तो कितना करेगा, तो वही लिखेंगे कि अगर 1 कूलम के लिए बात किया जाए तो 63 अपॉन में हो जाएगा 2 × 96,500, ये यहाँ पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसके लिए करेंगे तो ये हमारा ऊपर में इधर चला जाएगा, तो जिसके कारण वही चीज़ है, देखिए 2 × 96,500 से हमारा 63.5 ग्राम कॉपर कर रहा है। तो 1 के लिए निकालेंगे तो 63.5 अपॉन में ये नीचे आ जाएगा ना। उसके बाद जबकि हमको 1 के लिए नहीं चाहिए, 1295.6 कूलम इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, इसलिए इसको हम लोग क्या करें, गुना। पहले तो हमारा 1 के लिए निकालें तो इतना आया, लेकिन इसको जब हम लोग किए तो यहाँ पे इसको हम लोग गुना कर दिए। तो ओवरऑल जब हम लोग निकालें तो 0.426 ग्राम आया हमारा। मतलब हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि इतना कूलम जब इलेक्ट्रिसिटी जो है पास किया जाएगा तब वहाँ पे जो है कॉपर जो हमारा डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, 0.426 डिपॉजिट होगा। यही हम लोगों को कैलकुलेट करना था। सारा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आसानी से अगर एक बार आप पढ़ेंगे भी तो ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अब बी में हम लोगों को मास उसी तरीके से एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जिंक हमारा जो है वो सेल ए में है जो कि ZnSO4 कर रहा है। ZnSO4 हमारा टूटता है तो जिंक 2+ में आ जाता है, और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया जा रहा है। बस यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो जिंक का हमारा मोल जो भी आएगा उसका मास में होगा, क्योंकि जिंक का होता है 65.3 ग्राम, वहीं कॉपर का 63.5 था। बस जस्ट इसका कुछ उल्टा पल्टा लग रहा है। तो यहाँ भी 2 फैराडे का ही बात किया जा रहा है तो इतना आएगा। इसलिए अगर बात किया जाए कितना कूलम के लिए, 1295 इतना कूलम के लिए, तब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे गुना करेंगे, ये हमारा 0.438 आ जाएगा। एकदम सेम टू सेम आपका कॉपर के जैसा है, बस यहाँ पे उसको चिपका देना है। और इसका जो मोल यहाँ पे बस चेंज होगा, इसमें 63.5 था तो इसमें 65.3 हो जाएगा, जो भी उसका मोलर मास है आपको पता होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना था। टाइम हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया अच्छे तरीके से। फिर हम लोगों को मास कॉपर का कैलकुलेट करना था, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए। और जिंक का हम लोगों को मास कैलकुलेट करना था, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहले उसको क्या क्या दिया है इसको लिखना है, फिगर यहाँ पे बगल में जिस हिसाब से बोला है उसके हिसाब से छाप देना है, और स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले उसका डिसोसिएट करके देखना है, तोड़ के, कि सबसे पहले जो सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट है। वहीं से आप सारा चीज़ जब रिलेट कीजिएगा तभी वहीं से आपका इलेक्ट्रॉन का चेंज पता चलेगा, और उससे आप जो है पता कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 28। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके सिलेबस में अभी के एनसीईआरटी में अवेलेबल है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया था 29 में, फर्स्ट इसका पूछा गया था। फर्स्ट में भी ए बी करके पूछा है, तो फर्स्ट का ए में क्या था कि गिव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। बी में पूछा है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों का यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सेकेंड क्वेश्चन में था स्टेट द काउज ऑफ द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पे टर्म दिए गए, उसका आपको कारण को बताना है, अच्छे तरीके से उसको बताना है। इसमें ये है द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हाई। जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट का हाई होता है, क्यों होता है इसके बारे में बताना था। द ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ दैट कंपाउंड एक्ट्स एज गुड कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल या फिर उसका जो भी कंपाउंड है गुड कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करता है इसके बारे में बताना था। द एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो एंटी एक्टिनोइड बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है, जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा क्यों होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, इसके बारे में भी पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो है फर्स्ट का ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का पूछा गया था। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, जिसमें होता है n-1 डी के पावर, यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1 से 10 तक दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डी में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है 1 से लेकर 10 तक, ns1 2,
इस तरीके से 1,2 मतलब n-1d 1 से 10 तक और ns 1 और 2। ये था आपका, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। डी ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का बात किया जाए तो एफ ब्लॉक का क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका होता है n-2 f 1 से 14, n-1 0 1 इसमें होगा और ns 2 कुछ इस तरीके से। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था डी ब्लॉक का। ये आपका एफ ब्लॉक का, यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का बताया गया है। 1 मार्क्स में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है, या फिर जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से भी पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है कि एंथैल्पी एटोमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हाई क्यों होता है, उसका आंसर का बात करेंगे। तो ए नंबर सेकेंड का ए में देख सकते हैं कि द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर हाई। एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो हाई होता है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स, क्योंकि उसके जो एटम्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एंड दे हैव अ स्ट्रोंगर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, और उसके अंदर क्या होता है कि इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो दैट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स आर स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण जो बॉन्डिंग होता है एटम्स के बीच, मान लीजिए ये दो एटम है, इसके बीच का इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। दोनों के, मान लीजिए जैसे कि इस तरीके से दोनों दोस्त हैं, तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो मजबूत कब होगा, जब दोनों के अट्रैक्शन, दोनों का इंटरेक्शन, जो बात करने का तरीका, दोनों का आपस में मिलना चाहिए, दोनों के हाव भाव मिलने चाहिए आपस में। तो वही सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे एटम के लिए भी बात करते हैं कि जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है वो इसमें स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनके बीच क्या होता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण ही एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। दो लोगों की दोस्ती, दो दोस्त की अगर दोस्ती है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग को नाको दम करना पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो है बी नंबर वाला है कि द ट्रांजिशन मेटल्स एंड मैनी ऑफ दैट कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। गुड कैटलिस्ट के तरह ट्रांजिशन मेटल और उसका कंपाउंड क्यों बिहेव करता है, इसके बारे में है। तो हम लोग देखते हैं कि क्यों करता है। तो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे हमने इस चीज़ को बताया है, तो देख लीजिए। बी नंबर है कि द मेन रीज़न फॉर ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मैनी कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट आर। जो मेन रीज़न हमारा ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड का गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने वाला है, तो वो कुछ इस तरीके से कुछ पॉइंट्स में मैंने बताया है। तो इसमें से जो भी पॉइंट आपको याद रहे अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट्स विथ सुटेबल रिएक्टेंट। जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी आपका ट्रांजिशन मेटल में पाया जाता है वो उसके टेंडेंसी होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने में, जो कि सूटेबल रिएक्टेंट के साथ जो है रिएक्शन करता है, तो वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। दिज इंटरमीडिएट्स गिव रिएक्शन पाथ ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड देयरफॉर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या करता है कि रिएक्शन को एक पाथ देता है, रास्ता देता है, जो कि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कम एक्टिवेशन एनर्जी में भी वह रिएक्शन को करवा देता है, जिसके जो कि क्या करता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि अगर कोई भी अगर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है मतलब वो बिहेव कैसा कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इस ए हो गया पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट बनाने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड और थर्ड दोनों है। सेकेंड में यहाँ पे देख सकते हैं कि द ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट प्रोवाइडेड अ सुटेबल लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच द रिएक्टेंट्स मे बी एब्जॉर्ब्ड एंड देयरफॉर कम क्लोजर टू वन अनदर फॉर रिएक्शन। यहाँ पे बोला गया है कि ट्रांजिशन मेटल जो है कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने का एक और जो मुख्य कारण है वो यह है कि जो कैटलिस्ट इसमें होता है ट्रांजिशन मेटल, वो क्या करता है, सुटेबल लार्ज सरफेस एरिया देता है, मतलब जगह प्रदान करता है, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए जगह प्रदान करता है, ताकि वहाँ पे वो अच्छे से एब्जॉर्ब्ड हो जाए, ठीक है, और एक दूसरे के साथ आसानी से मेल मिलाप करे और रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट करे। मतलब ये सीधा सिंपल है, कैटलिस्ट जो है ट्रांजिशन मेटल का वो हम लोगों को सरफेस एरिया कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा, जो भी रिएक्शन है बेसिकली उसको, तो वहाँ पे उसका सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि एक दूसरे के साथ वहाँ पे मिले और कुछ नया प्रोडक्ट बना दे। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट बनाता है, दूसरा में सरफेस एरिया को प्रोवाइड करता है, तीसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि द ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बिकम मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट। और ट्रांजिशन मेटल के पास हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करने का जो है टेंडेंसी होता है, जिसके कारण भी वह जो है मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट के रूप में अपना योगदान देता है, ठीक है। तो ये कुछ
पॉइंट्स थे, इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड है वो गुड कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब इसी में सी नंबर जो हमारा क्वेश्चन था कि एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से, ये चीज़ पूछा गया है। तो इसको हम लोग समझेंगे। तो वही चीज़ लिखा गया है कि द एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, मानते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ रिलेटिवली पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन इन एक्टिनोइड इन कंपैरिजन विथ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इन लेंथेनोइड। क्योंकि जो रिलेटिव इसका जो टेंडेंसी होता है, बेसिकली आपको पता होगा कि शील्डिंग इफेक्ट का जो टेंडेंसी होता है वो S ब्लॉक में सबसे ज़्यादा होता है, देन P ब्लॉक और देन D, फिर F। लेकिन उसमें भी यहाँ पे बात किया जाए तो वही चीज़ है कि रिलेटिवली पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो होता है 5f इलेक्ट्रॉन का एक्टिनोइड में, किसके कंपैरिजन में, शील्डिंग इफेक्ट 4f के कंपैरिजन में, इसलिए जो हमारा जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, कुछ इस तरीके से अच्छे तरीके से सारा चीज़ लिखा गया, एक बार आप लोग पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। इसलिए सारा चीज़ मैंने लिख के ही आप लोगों के लिए तैयार कर दिया, ताकि खुद से भी पढ़िएगा तो ये सारा जो भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे सारा चीज़ लिखा गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। फिर इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जल्दी ही एंड करेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोग पेशेंस बनाए, तो बस लास्ट क्वेश्चन और है, इसको अच्छे तरीके से देखते जाइए। और वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगता है, आप लोगों के लिए मेहनत भी किया जा रहा है और आगे भी अभी और भी मेहनत करना है। तो आप लोग बस बने रहिए, अच्छे से अच्छे सपोर्ट आप लोग बस बनाते रहिए, तो इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन स्टेटमेंट बाय गिविंग द स्टार्टिंग मटेरियल। जो भी यहाँ पे मतलब कह सकते हैं सीधा सिंपल, इस क्वेश्चन में छोटा बड़ा चीज़ है उसको वहाँ पे दिखाना है। कहीं पे आपका रिएक्टेंट को गायब किया गया है तो रिएक्टेंट क्या होगा, कहीं प्रोडक्ट, इस टाइप से आपको रीजनिंग टाइप से करना है। रिएजेंट प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें रिएजेंट आपका दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट आपको पूछा गया है। तो इसी तरीके से O3 के साथ करना है जिंक H2O, ये कुछ इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल इसका क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, साइक्लोहेक्साइल हेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे इसका जो है कुछ इस तरीके से ये रिएक्टेंट का काम करेगा। इसको जब ओजोनोलिसिस करेंगे O3ZnH2O के साथ, तब जाके ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पे इसका हम लोग बनाना चाहें, इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ तो सबसे पहले ये हमारा टूटेगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जाएगा ऑक्सीजन, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे 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 ऐसे, ये गया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, और ये इससे आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये टूटेगा ऐसे, ये टूटेगा ऐसे, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बना के ये चीज़ बना लेगा, इधर से डबल बॉन्ड बना के ये, और ये जिंक इसके साथ रिएक्शन करके ZnO बना देगा। तो जिसके कारण ये देखिए ये दोनों बॉन्ड को यहाँ पे मिलाइए अच्छे तरीके से, तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। इधर भी अगर ये हमारा कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन रिंग है तो इस बॉन्ड को इस बॉन्ड से यहाँ पे मिलाए तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, जिसके कारण 2 बन रहा है, ये तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसको समझना होता है। ये क्या होता है, ओजोनोलिसिस, आप लोग पढ़े होंगे, वही है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग ओजोनोलिसिस करते हैं तब जाके इस तरह बनता है। तो देखिए ये सब रिएक्शन प्रैक्टिस का चीज़ है, रिएक्शन को आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना था। अब बी नंबर देख लीजिए, बी नंबर में क्या है, OH। अभी हम लोगों ने ये चीज़ ऊपर भी पढ़ा था, पिक्रिक एसिड वाला। देख लीजिए इसी टाइप से क्वेश्चन आपको कभी कभी घुमा दिया जाता है। तो यहाँ पे फिनोल है, इसको कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 के साथ, अब यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ लिया गया। अभी रिएक्टेंट था, अभी प्रोडक्ट पूछ लिया गया। तो ये तो हम लोगों को पता होता है कि जब कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ फिनोल का करते हैं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है, जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। बहुत सिंपल। अब सी नंबर, यहाँ पे देख लीजिए, ये कंपाउंड आपका दिया गया है और KMnO4 के साथ रिएक्शन किया गया, KOH, और हीट किया गया। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ये चीज़ पूछा गया। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा KMnO4 के साथ KOH के साथ जब हीट करता है तो पोटेशियम बेंजोएट बनता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा इथाइल बेंजीन, यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे पोटेशियम बेंजोएट आपका जो है रिएक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी में क्या है, ABC जो 3 प्रोडक्ट था वो बना लिया। अब डी नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया था, एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि एक नेम रिएक्शन है। ये चीज़ पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कीजिएगा। और कीजिएगा क्या, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से बस बता दिया है, अभी आप लोगों को 2 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा। एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में अगर पूछे तो क्या होता है, कहता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन है, एल्डोल से आपका नाम पता चल रहा है, एल्डोल से अगर स्टार्टिंग मतलब एल्डिहाइड से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात हो रहा है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास एटलीस्ट मतलब कम से कम अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अंडरगोज अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, जो कि रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली जो कि कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एक तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा जिसको हम लोग एल्डोल कहेंगे, या फिर इसमें बनाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम लोग कीटोल कहते हैं। तो यहीं से एल्डोल, यहाँ पे कीटोल, यहीं से आपका आता है। एल्डिहाइड से एल्ड आ गया और कीटोल से यहाँ पे ओल आ गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एल्डोल इसका नाम हम लोग बोल सकते हैं। तो वही चीज़ है, इस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक तो हुआ सिर्फ एल्डोल रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, कंडेंसेशन। तो एल्डोल रिएक्शन फिर आपस में क्या करेगा, देख लीजिए कि द एल्डोल और कीटोल रीडली लूज वाटर टू गिव अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे बनाने का ये प्रोसेस होता है किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में। और ओवरऑल यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एक शब्दों में यहाँ पे बात बोले तो यह जो रिएक्शन होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है जिसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट अल्कली के साथ जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तब जाके हम लोगों को बनाता है। एल्डिहाइड रहेगा तब हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा जिसको हम लोग एल्डोल कहेंगे। अगर कीटोन रहेगा तो वहाँ से हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा जिसको हम लोग कीटोल कहेंगे। और ये जो रिएक्शन यहाँ पे होगा एल्डिहाइड से एल्डोल और कीटोल बनने का, जो बेसिकली आपका एल्डिहाइड और कीटोन से आपका एल्डोल और कीटोल बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। और जब जो हमारा यहाँ पे एल्डोल और कीटोल यहाँ पे तैयार हो गया और उससे जब हम लोग वाटर को रिड्यूस करवा देते हैं तब जाके हम लोगों को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन देता है। तो ओवरऑल जो ये रिएक्शन हम लोग का होता है वही एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है। तो 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से एसिटल डिहाइड यहाँ पे है, ठीक है, 2 मोल यहाँ पे है। बेसिकली इधर भी एल्डिहाइड इधर भी एल्डिहाइड, इसका 2 मोल है, इसको अल्कली के साथ किया तब जाके बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल डिहाइड यहाँ पे बना है। अगर और भी एग्जाम्पल का यहाँ पे बात किया जाए तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल डिहाइड बना, फिर इसी को जब हम लोग हीट किए तो यहाँ से H2O जो है कुछ इस तरीके से निकल गया। और यहाँ पे हमारा देखिए H2O किस तरीके से निकलेगा, थोड़ा सा इस हाइड्रोजन को ऊपर लिखना चाहिए था तो मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ, यही हाइड्रोजन ऊपर में जा रहा है तो यहाँ से H2O कुछ इस तरीके से निकलेगा और यहाँ पे इसके आगे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका नाम जो होता है वो क्रोटोनल डिहाइड होता है। तो वही चीज़ है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एल्डोल बना, दोनों का जब यहाँ पे रिएक्शन कराएं अल्कली के साथ तो एल्डोल बना, फिर वहाँ पे उसका जब H2O निकाला तो कुछ इस तरीके से कंडेंसेशन हो गया। तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला यहाँ पे है कैनिजारो रिएक्शन, एकदम महा इम्पोर्टेंट है ये सब दोनों, एल्डोल और कैनिजारो। आपका आप देखेंगे तो एकदम कितना बार पूछा गया इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके जो अभी न्यू जेक बोर्ड के क्वेश्चन बैंक उसमें भी ये चीज़ दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या, बस इसी जैसा है, एल्डोल के जैसा ही है। तो इसको हम लोग देखते हैं, कहता है एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन था लेकिन इसमें वैसा एल्डिहाइड को लेना है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, खुद में ऑक्सीडेशन भी करेगा और रिडक्शन भी करेगा, और उस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसनट्रेटेड अल्कली, जब उसका कंसनट्रेटेड अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं, इन दिस रिएक्शन 1 मोलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू अल्कोहल, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल आपका एल्डिहाइड का जो रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में, एंड अनदर इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ रहे हैं इस चीज़ को, एक तो आपका रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा अल्कोहल में, अनदर आपका ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में, ठीक है। अनदर जो आपका एल्डिहाइड का होगा वो आपका किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में, क्योंकि वह डिसप्रोपोर्शनेशन है, दोनों आपस में एक तो रिडक्शन भी कर रहा है ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन, और इसी टाइप के रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किस तरीके से है, बेंजल डिहाइड आपका है 2 मोल, जब भी लेना है इस टाइप के रिएक्शन में 2 मोल आपको लेना है, 2 मोल बेंजल डिहाइड यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ किए,
हीट कर दिए तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बना और एक ठो हमारा क्या बना, सोडियम बेंजोएट, जो कि हमारा कैसा प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। एक हमारा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है जो कि बेंजाइल अल्कोहल, मतलब अल्कोहल यहाँ पे बना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कुछ इस तरीके से आज का वीडियो था। ठीक है, आई होप ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी गया और सारा चीज़ लिखा भी गया है, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए, तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन था और इधर हमारा केनिजारो था। तो जाते जाते बस इतना ही, यहाँ तक आप लोगों ने देखा ही। तो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ताकि और भी वीडियोस आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। और बस मिलते हैं अगले यहाँ पे जो ईयर है 2011 पे। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस चीज़ को अब यहीं पे रखते हैं।